आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे, चंबा रियासत बेसिकली। उसके बाद जब वीडियोस एंड होगा तो हम चंबा का जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वो भी देखेंगे। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, देखते हैं चंबा। ये देखो, हमारा मैप है इंडिया का, और अगर यहाँ जैसे आप देखोगे तो एक स्टेट आता है, ये जो आपको दिख रहा है लगभग लगभग जो चंबा है वो यहाँ पे आता है। हमारा जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ये पुराना मैप है बट जस्ट टू टेल यू कि कहाँ जैसे लोकेशन है चंबा की। ये हमारा एक्चुअली हिमाचल और पंजाब का है। अभी ये हिमाचल आता है हमारा, ये पंजाब है, ये हरियाणा है। सो बेसिकली जो चंबा हमने देखा था वो ऑलमोस्ट यहाँ जैसे पड़ता है। चलिए हिमाचल के मैप की बात करें तो ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये मैप बनाया है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक सी शेप जो ऐसे दिखती है, ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा और इनलार्ज करके देखें तो यहाँ पे भरमौर आता है ईस्टर्न साइड को, और यहाँ जैसे चंबा आता है। राइट, सो ये सारा रियासत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, चंबा। ओके, और अगर आपको क्विकली आपका रिकैप करें तो आज़ादी के टाइम में हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें से एक चंबा था, दूसरा महासू था, फिर एक मंडी था और एक सिरमौर था। सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे। जो ये ब्लू कलर का एरिया जितना भी दिख रहा है आपको, ये सारा पंजाब में होता था। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राइट। अगर जस्ट जी के क्वेश्चन की, आज़ादी के बाद हिमाचल के कितने राज्य थे, तो 4 राज्य थे। कौन कौन से? चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। फिर बाद में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बात है नहीं। चंबा, अगर इसके रेफरेंसेस की बात करें चंबा की, तो रेफरेंसेस में एक तो कॉमन ही दिख जाता है। अगर हिमाचल का रेफरेंस देखे हो तो राज तरंगिणी जो कल्हण लिखता है उसमें वो चंबा के बारे में भी उसमें लिखा है, रेफरेंसेस हैं। और दूसरे जो पत्थर के गुप्त काल के बाद 7वीं शताब्दी के कुछ लेख मिले हैं, कुछ शिलाओं पे लेख हैं, कुछ पत्थरों पे लेख हैं, ताम्र लेख ताम्र पत्रों पे लिखे हुए हैं, ये सारे इनसे रेफरेंसेस मिलता है। और उसके अलावा कुछ राणाज हैं या ठाकुर हैं, उनकी वंशावलियाँ हैं जहाँ से रेफरेंस मिलता है चंबा के बारे में। चंबा जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे जो इसकी रियासत की स्थापना होने से पहले यहाँ पे कुछ जनजातियाँ रहती थी, जैसे भद्र थे, योद्धे, उधमपुर, किरात, ये सारे थे बंदे जो यहाँ पे रहते थे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये चंबा है, ये जो मार्क करा है, और यहाँ पे पहले ये सारे रहते थे, उधमपुर थे, भद्र, किरात, ये सारे रहते थे, राइट। तो इन्होंने अपना एक सिस्टम, छोटे छोटे गणतंत्र बना के रखे हुए थे, थोड़ी राइट, थोड़ा सिस्टमेटिकली बनाया हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि अपने अपने कबीले थे इनके, ठीक है, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। फिर आते हैं वेस्टर्न साइड से कुषाण और ये शक जो भी हैं, इंडो ग्रीक जितने भी इन्वेशंस होते हैं, ये क्या करते हैं कि इन लोगों को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पे ये थोड़े शक्तिशाली होते हैं, फिर ये अपना नियंत्रण काबू करते हैं, और छोटे छोटे इलाकों में जो है एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, जिसको ठकुराई या फिर रहन किया गया। जो इनके जो वो होते थे, स्वामी होते थे, वो ठाकुर होते थे या राजा होते थे, डिपेंड्स कि कैसा हुआ है। तो अगर आपको हर्षवर्धन का याद रहेगा, तो हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ था बेसिकली, ठकुराइयाँ और रहन, इन रहनों में जो है वो छोटे छोटे वो बन गए थे, राइट। बट ये यहाँ पे उससे थोड़ा सा पहले था। हर्षवर्धन तो आपको पता है कि 647 या उसके दौरान उसकी मृत्यु होती है, राइट। तो ऐसा था। उसके बाद क्या होता है कि चंबा अगर एज ए उसकी स्थापना करनी है, मतलब बात करनी है, तो चंबा की स्थापना होती है, एक एक आदमी है जिसका नाम है मारू, राजा मारू, और उसका जन्म होता है अयोध्या में। अयोध्या में इनका जन्म होता है, और उसके बाद ये भी थोड़ा तूफानी करने के मूड में है, तो ये चल के आ जाते हैं यहाँ पे। लगभग 555 के करीब की बात है, ये चलते हैं और फिर ये मतलब नॉर्थ वेस्ट की और आते हैं कल्पा वैली की तरफ, और यहाँ पे एक राज्य की स्थापना करते हैं, जिसको मतलब वो जिसकी राजधानी वो ब्रह्मपुर बना देते हैं, राइट। तो राजा मारू ने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी चंबा की, लगभग 550 ईस्वी के करीब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक वो देख लेते हैं, ये है हमारी रावी नदी। अगर आप चंबा की देखोगे, अब जब मारू आए हैं तो मारू ने यहाँ जैसे ये ब्रह्मपुर में अपनी राजधानी बनाई है, और जो सियासत मतलब जो एक रियासत की स्थापना करी है। अभी उसके बाद ये चंबा तो बढ़ता बढ़ता ही बड़ा है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये रावी है और इसके जो ऊपरी इलाका था, जो ऊपरी क्षेत्र है इसका रावी का, यहाँ पे एक राजा आते हैं मेरू बर्मन, एक शक्तिशाली राजा होते हैं। फिर उन्होंने ये इलाका बाद में जीता, फिर ये चंबा रियासत में मिलाया, ठीक है। और
मेरू बर्मन का जो वर्णन मिलता है ना, एक जागीरदार था जिसका नाम था असाद, उसके कुछ लेख मिले हैं या कुछ, तो उसमें मेरू वर्णन का जो है वो वर्णन किया हुआ है, राइट। उसके बाद जो 10वीं और 11वीं शताब्दी में जैसे जैसे राजा आते रहते हैं तो वो अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं, तो जो निचला क्षेत्र है चंबा का बेसिकली ये एडअप होता है चंबा में 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। और लगभग 16वीं और 70 जो 17वीं शताब्दी है उसमें जो ये पद्दर इलाका है ये सारा ऐड करते हैं, जिसका राजा ऐड करते हैं, उसका नाम है चतर सिंह, राइट। और जो ये राणाज हैं इनके बारे में जो अंतिम ताम्रपत्र मिला है, जिसका अंतिम जो है उसके बाद राणाओं का विवरण नहीं मिलता है, वो मिलता है अशाटा बर्मन, एक राजा हुए हैं, उसके काल में कुछ जो ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें राणाओं का वर्णन है। असाटा बर्मन के जो ताम्रपत्र हैं ये एज ए जीके का क्वेश्चन, उसमें राणाओं का वर्णन मिलता है, ऐसा भी है। उसके बाद 635 के करीब यहाँ पे आता है आपका वेनसांग जो एक चीनी यात्री था, और वो बोलता है कि जो ये जलंधर के अंडर आते थे, मंडी भी है, सुकेत है, या ये चंबा, ये सारे राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आते थे, ठीक है। अगर हेनसांग की बात माननी हो तो हेनसांग क्या बोलता है कि जो ये चंबा है और ये जो मंडी है, राइट, और ये जो ये सारे इलाके हैं वो एक त्रिगर्त के अंदर आते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ी सी बात करते हैं राजा मारू के बारे में, कुछ ज़्यादा है नहीं। राजा मारू अयोध्या में पैदा हुए थे, चलते चलते ये भरमौर साइड में आके इन्होंने स्थापना करते हैं 550 में रियासत, जिसकी राजधानी रखते हैं भरमौर या ब्रह्मपुर। राजा मारू के दो पुत्र हुए, जयस्तंभ और महास्तंभ, बस इतना ही है उनके शासन कालों के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भरमौर का पूरा नाम जो था वो ब्रह्मपुर था, और जी ये राजा थे, ये सूर्यवंशी राजा थे, अयोध्या से आए हुए थे। उसके बाद एक राजा आते हैं आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन जो बर्मन हैं वो फर्स्ट राजा थे जिन्होंने अपना जो नाम के पीछे है वो बर्मन लगाना स्टार्ट हुआ, राइट। हालांकि ये डिबेट्स है कि चंबा के राजा बर्मन थे या बर्मास थे, राइट। तो बर्मास क्योंकि मानते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने हिस्ट्री का जो अध्ययन करा तो अंग्रेज़ों ने बर्मन लगाना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो जो ऑफिशियल गैजेटियर्स हैं चंबा के उसमें बर्मा लिखा हुआ है, जितने भी उनका राजवंश है। बट खैर ये तो आपका नहीं है, अब इतिहास में बर्मन है तो बर्मन ही पढ़ेंगे हम। आदित्य बर्मन एक फर्स्ट राजा था जिन्होंने अपने नाम के साथ बर्मन लगाना स्टार्ट किया। बर्मन का बेसिकली मतलब क्या होता है ना दोस्तों, कि जो एक कवच होता है, संस्कृत में देखोगे कवच है या टू बी प्रोटेक्टेड, जिसने बचा के रखा हुआ है उसको बर्मन बोलते हैं, राइट। तो यही है आदित्य बर्मन के बारे में। यही इम्पोर्टेंट यही है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो बर्मन जो है वो लगाना स्टार्ट करा था। आदित्य बर्मन के बाद दो राजा होते हैं, एक बाला बर्मन और दिवाकर बर्मन। बाला बर्मन लगभग 640 में बनते हैं और दिवाकर 660 के करीब बनते हैं, बट बस शासनकाल याद करिए, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। उसके बाद राजा आते हैं मेरू बर्मन, इंपॉर्टेंट राजा है चंबा के। उसमें अगर आप देखोगे मेरू बर्मन जो है उसने क्या करा था कि एक तो जो कुल्लू था उसको अंडर कर लिया था, और कुल्लू का जो राजा था दतेश्वर पाल उसको हराया था मेरू बर्मन ने। उसके अलावा इन्होंने कुछ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया जो हम आगे देखते हैं। उसके बाद एक गम करके स्थान है, वहाँ पे कुछ लेख मिले हैं या उसमें जो शिलालेख मिले हैं उसमें एक समंती राजा है जिसका नाम है असाद, तो उसके लेखों में वर्णन मिलता है मेरू बर्मन का, कि मेरू बर्मन जो है वो तब वहाँ का राजा हुआ करता था। ये एक मेरू बर्मन के बारे में वो है। मेरू बर्मन इसने जो भरमौर और छतरारी में मंदिर बनाए, एक तो इसने भरमौर में देखो गणेश का मंदिर बनाया, लक्षणा देवी मंदिर। मेरू बर्मन ने गणेश, लक्षणा देवी मंदिर, मणि महेश मंदिर, नरसिंह देव मंदिर, ये सारे बनाए भरमौर में। और छतरारी में इसने एक मंदिर बनाया, शक्ति देवी मंदिर। अब मेरू बर्मन है, खुद तो बनाएगा नहीं, एक शिल्पी रखा उसने, उनका एक उसके टाइम का एक बहुत फेमस शिल्पी है जिसने मोटाई कारीगर ना, मतलब जैसे पहाड़ी बोलते हैं कि मतलब पे क्या ही कहने, तो उसका नाम था गूका शिल्पी। बहुत ये कारीगर है, मोस्टली जो आर्किटेक्चरल काम है वो इन्होंने करा, ठीक।
ठीक है। तो ये है हमारे मेरू वर्मन। उसके बाद आते हैं अजय वर्मन। गद्दी सुने हैं क्या? जो पहाड़ी अभी बड़ी 200 200 400 400 बेड लेके चले होते हैं सर्दियों में निचले इलाके की तरफ राइट। तो हम लोग सोचते हैं कि गद्दी जो है वो चंबा से हैं, और मोस्टली वो चंबा से ही होते हैं। पर गद्दी जो है वो एक्चुअली चंबा से नहीं है। जो गद्दियों का ओरिजिन देखोगे तो ये दिल्ली से है। ठीक है। अब गद्दी कहाँ से आ गए? मैं तो अजय वर्मन पढ़ रहा हूँ राइट। तो अजय वर्मन जब राजा बना 760 के करीब, तो जो गद्दी थे वो मूव हुए थे दिल्ली से चंबा। ठीक है, ऐसा गद्दी लोग मानते हैं। ठीक है। और ये सब कुछ हुआ अजय वर्मन के। तो ये जीके का क्वेश्चन आता है कि जो गद्दी हैं वो कहाँ से आए थे? दिल्ली से। और किस राजा के अंडर के शासनकाल में वो चंबा में आए? तो अजय वर्मन के शासनकाल में। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन का क्या है ना कि लक्ष्मी वर्मन वैसे तो ठीक है एक राजा थे, इनकी युद्ध में मृत्यु होती है, बट उससे ज़्यादा ये इनका नाम इसलिए आता है कि जब ये राजा थे तो चंबा में हो गया था हैजा। हैजा फैल गया चंबा में, बहुत सारे लोग मरे, राज्य बहुत कमज़ोर हो गया। लक्ष्मी वर्मन 800 में बने ये। हैजा फैल गया, बंदे मर गए, सेना कमज़ोर हो गई, राज्य कमज़ोर हो गया। तो जो पड़ोसी थे, अच्छा फिर जो मेरू वर्मन थे उन्होंने दत्तेश्वर पाल को हरा के जब कुल्लू को अंडर कर लिया था। तो अभी क्या हुआ कि कुल्लू भी अलग हो जाता है। कुल्लू बुशहर का एक रियासत है, उसके पास जाता है, बोलता है यार भाई बड़ा हो गया यार, अभी इससे हमें चंबा से आज़ाद करवाओ। तो बुशहर इसकी मदद करता है, उसका कर लेता है। ठीक है। और फिर जो तिबेटियंस हैं या किरात हैं वो भी चंबा पे हमला कर देते हैं और चंबा को कर लेते हैं काबू में, या कब्जा कर लेते हैं चंबा का। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो चंबा है ही, अगर आप मेरा ये देख रहे हो। ठीक है। और उसके बाद अगर देखोगे तो ये कुल्लू आता है, और कुल्लू के बाद रुको यार मैं ना एक कलर चेंज कर लेता हूँ। आप लोगों को बेचारों को प्रॉब्लम होती होनी कलर को देख के ना। कलर क्योंकि ये मिलता नहीं, वो मतलब सेम सेम ही कलर लगता है ये सारा। ओके, तो ये ऐसा है। तो ये जो है वो कुल्लू है, ये जो कुल्लू है और इसके साथ ही रियासत लगी है बुशहर। तो कुल्लू क्या करता है ना कि कुल्लू बोलता है बुशहर को कि भाई हेल्प करो यार, ये चंबा के अंडर हुआ करता था। तो बुशहर ने इसकी मदद करी तो कुल्लू को करा लिया। मतलब पहले क्या होता है ना कि हैजा फैला, उसके बाद ये जो तिबेटियंस थे ये तिबेतियन सारे यहाँ पे आते हैं और कुल्लू को क्या कर लेते हैं कि कुल्लू पे कब्जा कर लेते हैं। कुल मतलब उसको जो लक्ष्मी बर्मन है उसको मार देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो कुल्लू रियासत है वो भी जो है वो अलग हो जाती है। उसकी जो हेल्प करती है वो करते हैं बुशहर रियासत इसकी हेल्प करती है। ठीक है। और ये मतलब आज़ाद घोषित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ना कि लक्ष्मी वर्मन का कोई बच्चा नहीं है, और उसके बाद जो रानी है वो है गर्भवती। अब रानी और बच्चे की स्टोरी आगे देखते हैं हम। उसके बाद राजा बनते हैं मुसान वर्मन। बेसिकली ये लक्ष्मी वर्मन के बेटे हैं। 800 में लक्ष्मी वर्मन था, और उसके 20 साल बाद जो है ये बनते हैं राजा बनते हैं, जिसका नाम है मुसान वर्मन। सर ये मुसान वर्मन कैसा नाम हो गया यार? मुसान मतलब मूषक, चूहे से लेने देना है क्या सर इसका कुछ? बिल्कुल चूहों से लेना देना है। चलिए एक स्टोरी है इसके पीछे। लक्ष्मी वर्मन मर जाते हैं और तिब्बती जो है किरात ये कब्जा कर लेते हैं किस पे? चंबा पे। मंत्री वफादार हैं, रानी को बचाना चाहते हैं, पालकी में बिठा के पूर्व दिशा की ओर वो रानी को लेके जा रहे हैं। रानी जो है अभी उसके पति की मृत्यु हुई है, उसको ज़्यादा लोगों पे विश्वास है नहीं, या सहमी हुई है, गर्भवती है। पालकी में जा रहे हैं, रास्ते में वो प्रसव पीड़ा होती है उसकी, बताती नहीं है किसी को, शौच का बहाना करके ऐसा बोलते हैं। वो जाती हैं रानी और एक गुफा में जाकर वहाँ पे एक बच्चे को जन्म दे देती हैं। ठीक है। और वापस आके कुछ माथा मुथा टेकवाना है, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, जैसे फिल्मों में होता है ना। तो फिर वो वापस पालकी में बैठ जाती हैं। जो साथ में गए थे, जो साथ में मंत्री गए थे या जो भी गए थे, जो साथ में मंत्री थे या उनको शक हो गया, तो देन दे वेंट टू दिस केव। गुफा में जाते हैं, वो देखते हैं कि हाँ वहाँ पे एक बच्चा पड़ा हुआ है और उसकी जो रक्षा है वो चूहे कर रहे हैं। ठीक है। तो चूहों ने रक्षा करी थी। तो इस मतलब भगवान गणेश जी ने अगर ऐसा देखना है तो गणेश जी ने उनकी मदद करी, तो उसी की वजह से जो उनका जो नाम था वो मुशान वर्मन रखा गया। खैर
एक स्टोरी के अनुसार फिर रानी को आगे ले जाके एक ब्राह्मण के घर पे वो रहते हैं। एक स्टोरी तो ये बोलती है, दूसरी स्टोरी ये बोलती है कि उनको जो है मंडी राजघराने में लेके चले गए डायरेक्टली। ठीक है, तो सुकेत में चले गए। तो होता क्या ना कि वो रानी को फिर एक ब्राह्मण के घर पे रहते हैं, फिर ब्राह्मण को शक हो जाता है कि यार ये तो एक कोई राजघराने के वो लगते हैं। देन ब्राह्मण गोज टू दिस सुकेत का राजा। फिर सुकेत के राजा जब पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी बताएं, तो देवी बोलती हैं कि मैं लक्ष्मी वर्मन जी की मतलब पत्नी हूँ, और ये मेरे पुत्र जो है मुसान बर्मन है। फिर मुसान बर्मन को जो राजा वहाँ, तब उनका नाम प्रबोध हुआ करता था। वो राजा मुसान बर्मन को क्या करते हैं कि राजघराने में रखते हैं उनकी माता जी को। वहाँ पे मुसान बर्मन की जो जितनी भी स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई, जो कुछ भी हुआ, युद्ध कौशल जो भी है मुसान बर्मन का, वो होता है सुकेत में। और 20 साल के बाद जब मुसान बर्मन की उम्र शादी लायक हो जाती है, तो वो सुकेत के जो राजा हैं वो अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं मुसान बर्मन से, और उनको एक जगीर देते हैं जिसका नाम होता है पंगाणा या परगना की। उसकी उनको जो है परगना की वो जंगीर मतलब जगीर दे देते हैं, मतलब दहेज में दे देते हैं। अगर आप वैसा बोलना चाहें तो दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है, राइट। पर दे दिया राजा ने तो यार उसने भी रख लिया, बंदे के पास कुछ है नहीं, राइट। पंगाणा की उनको जगीर दे देते हैं। अगर आप देखो, मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना पीछे, तो पंगाणा की जगीर दे देते हैं। फिर क्या होता है, और ये मुशान बर्मन है, अभी गणेश जी ने इनकी हेल्प करी है, इनकी जान बचाई है। तो इन्होंने क्या करा कि जो अपने राज्य में चूहों को मारने में प्रतिबंध लगा दिया। मुशान बर्मन के बारे में एक ये जनरल नॉलेज, एक ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है। बड़े होते हैं सुकेत की राजा, सुकेत तो अब ससुराल भी बन गया है। उनकी मदद से 20 साल के बाद ये क्या करते हैं, हमला करते हैं ब्रह्मपुर पर, भरमौर पर, और चंबा रियासत को क्या कर लेते हैं, ये फिर से छुड़ा लेते हैं। तो फिर से जो है मुसान बर्मन चंबा के राजा बन जाते हैं। एंड चूहों पे मारने पे तो इन्होंने प्रतिबंध लगा के रखा ही था। चलिए आगे क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि पंगाणा की जगीर दे दी थी। सुकेत की सेना के साथ चंबा पे आक्रमण करते हैं और उनको आज़ाद करवा लेते हैं चंबा को। देन उसके बाद जो है चूहों को मारने को रोक लगा देते हैं। साहिल बर्मन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मेले हैं चंबा के, सोही और मिंजर। सोही जो है वो चंबा की साहिल बर्मन की पत्नी को लेके है, और जो मिंजर मेला है वो साहिल बर्मन को लेके है। मिंजर की बात करते हैं पहले, फिर तो आगे देख लेंगे। साहिल की लड़ाई होती है त्रिगर्त के राजाओं के साथ, जीतते हैं। जब ये जीत कर वापस ब्रह्मपुर में आते हैं तो पब्लिक जो है वो खुशी में धान या ये जो मिंजर से इनका स्वागत करते हैं, और तभी से ये जो मिंजर मेले की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, मिंजर होती है ना, छलियाँ दी मिंजर होती है, राइट। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। तो उससे स्वागत करते हैं और धान से स्वागत करते हैं, चावलों से स्वागत करते हैं। तो फिर त्रिगर्त पर साहिल बर्मन के युद्ध में विजय होने की खुशी में ये जो है मिंजर का मेला मनाया जाता है चंबा में। दूसरा मेला होता है सूही का मेला। सूही एक रानी के बलिदान की कहानी है। रानी का नाम है सुनैना, पति हैं साहिल बर्मन। चंबा में राजधानी हो गई है, मतलब शिफ्ट हो गई है राजधानी चंबा के लिए। पहले बरमौर हुआ करती थी। पानी की समस्या है, राजा बहुत प्रयत्न कर रहे हैं पानी को कुल लेके आने में, एक नालियाँ जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी नहरें बनाने की, और एक जगह पे समस्या आ रही है कि पानी आगे नहीं चल रहा है, या मतलब पानी का आगे बहाव नहीं बन रहा है। बहुत कोशिशें की जाती हैं, बहुत पूछा जाता है, अंत में पता लगता है कि वहाँ पे जो जो जगह है, एक तांत्रिक द्वारा बताया गया कि उसको वहाँ एक बलि की ज़रूरत है, वहाँ एक किसी की कुर्बानी देनी है। तो उसी के बाद जो है ये काम होगा। साहिल बर्मन एक दयालु राजा थे, सोचा कि मैं पब्लिक के लिए जो है अपनी जान का बलिदान दे देता हूँ। लेकिन जो रानी सुनैना थी, वो उनसे जो पतिव्रता थी, उन्होंने बोला कि स्वामी आपको आपकी जो है प्रजा को ज़रूरत है, तो मैं जो है बलिदान दूंगी। लाख मना करने पर रानी मानी नहीं, और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया। उसके बाद
जो जहाँ पे रानी ने बलि दी उस जगह का नाम बलोटा है। बलोटा में उन्होंने प्राणों के त्याग किए। उसके बाद जो पानी की समस्या थी, जो मतलब जो कुल थी, उसका निर्माण हो गया। ये था रानी सुनैना की याद में सुही मेला मनाया जाता है। और एक एक लोकगीत है जिसका हम आगे देखेंगे, और इनकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया है पहाड़ी पर। ठीक है, चलिए आगे क्विकली देख लेते हैं साहिल बर्मन। और साहिल बर्मन को आप थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। साहिल बर्मन जो थे ये 1920 मतलब साहिल बर्मन जो जो राजधानी थे वो ब्रह्मपुर से ले गए थे चंबा में। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है। और इनके 10 पुत्र और एक पुत्री थी। ठीक है, और जो चंबा का नाम है चंबा, वो साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री के नाम पे रखा है। ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी चंबा के नाम पर यह है कि वहाँ पे चंपा के बहुत ज़्यादा पेड़ थे, तो उसकी वजह से उसका नाम चंबा रखा गया है। राइट। साहिल बर्मन 10 पुत्र एक पुत्री। बड़े पुत्र का नाम योगांकर और पुत्री का नाम है चंपावती। चंपावती धार्मिक स्वभाव की वो है, साधु, उनमें मतलब धार्मिक किस्म की जो है एक नारी है, साधुओं की सेवा करना चाहती है, जो भी है। पर खैर वो आगे पढ़ते हैं कि उनके साथ क्या होता है। और जो चंपावती है वो चंबा राज कराने की कुलदेवी भी हैं। क्यों, कैसे कुलदेवी बनती हैं, उसके बारे में भी हम देखते हैं। राइट। सोही मेला जो हम अभी बात कर रहे थे कि रानी की याद में वो सोही मेला मनाया जाता है, और ये जो मेला है ये महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और जो ये जो ये साहिल बर्मन है, इन्होंने लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त, कामेश्वर जो ये मंदिर है, इनका निर्माण करवाया था। आगे थोड़ा सा ग्राफिक देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद देखते हैं क्या। ठीक है। साहिल बर्मन ने एक तांबे का एक मुद्रा भी चलाई थी जिसको चकली का नाम दिया गया था। ये तांबे की बनी हुई थी। ठीक है। और जो साहिल बर्मन के बारे में जो जो विवरण मिलता है वो इनके बाद राजा हुए हैं अस्तुवर्मन और सोमवर्मन, उनके उल्लेखों में मिलता है। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बात करते हैं अभी थोड़ी सी स्टोरी की। साहिल बर्मन जब तक बच्चे बुच्चे कुछ नहीं हुआ था तो दुखी थे। एक बार कुछ साधु आते हैं, 84 साधु आते हैं, जिनका जो लीडर है उसका नाम है चरपटनाथ। पूछता है राजन दुखी क्यों हो। राजा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी जो है संतान प्राप्ति नहीं है और मेरे को मतलब दुखी हूँ, व्यथित हूँ। तो चरपटनाथ उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उनके 10 पुत्र हो जाते हैं, एक पुत्री होती है। पुत्री का नाम चंपावती रखा। और जो है चरपटनाथ को जो साहिल बर्मन है अपना जो है वो बना लेते हैं, अपने साथ जो है एक सलाहकार बना लेते हैं। ठीक है। साहिल बर्मन जो है इनको एक और श्रेय जाता है कि हिमाचल से जितने भी तुरुष्क थे या कीर थे उनको हिमाचल से इन्होंने निकाला है अपने बलबूते पे, या उनको भगाया यहाँ से, ऐसा बोल सकते हो। राइट। ठीक है, चलिए आगे अब थोड़ा ग्राफिक्स देख मतलब साहिल बर्मन को एक बार क्विकली देख लेते हैं यहाँ पे। हालांकि तो देख ही लिया हमने कि साहिल बर्मन चंबा की ये स्थापना करते हैं। इनकी पुत्री का नाम चंपावती है। 10 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम योगांकर है। एक योगी चरपटनाथ आते हैं। ठीक है, जिनके सुजैशन पे ये राजधानी चंबा से भरमौर से चंबा भी लेके जाते हैं। ठीक है, साहिल बर्मन जो है राजधानी चंबा भरमौर से चंबा लेके जाते हैं। और जो इनकी रानी थी उनका नाम सुनैना था। पानी की समस्या सॉल्व करने के लिए वो अपना क्या करती हैं, अपनी जान का बलिदान देती हैं। और जहाँ पे जो बलिदानी देती हैं वो उस गांव का नाम है बलोटा। और उनकी याद में जो है सूही मेला मनाया जाता है। और ये माताओं, महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। और रानी की याद में एक लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम है सुख राग लोकगीत। और उसी लोकेशन में एक माता सुनैना का मंदिर बना हुआ है। और जिस मंदिर की बाद में जो सीढ़ियाँ हैं वो बनाई हैं रानी शारदा ने, जो कि एक राजा जीत सिंह की बेटी हुआ करती मतलब पुत्री थी, पत्नी थी। और जो ये साहिल वर्मन थे इन्होंने तांबे की एक मुद्रा चलाई थी जिसका नाम था चकली। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं। ये ब्रह्मपुर है। और ये तो चरपटनाथ की हमने बात कर ही ली। चंबा की स्टोरी के बारे में ऐसा है कि एक बार चरपटनाथ ये माता सुनैना, साहिल बर्मन, चरपटनाथ, चंपावती जा रहे हैं साथ में चंबा की ओर।
मतलब इस एरिया से जा रहे हैं, तब तो चंबा चंबा नहीं था। तो चंपावती को कुछ देर वहाँ पे रुकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि चंपावती को जो लोकेशन है बहुत पसंद आई, और उसने पिता को बोला कि ऐसे ऐसे है, मेरे को हमें ये बहुत अच्छी लगी। माता को बोला, माता ने पिता को बोला, और चरपटनाथ ने जब रानी और उनको खुश देखा वहाँ पे, तो चरपटनाथ ने राजा को सजेशन दिया कि महाराज छड्डो पर मोर, राजधानी वो तो चंबे बनाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज राइट। तो फिर आज तो बोला जोगी जी तो है बोली थे, तो फिर है चंबे बना लेने, मतलब आपने बोल दिया तो राजधानी हम चंबा में बना लेंगे। तो ये है स्टोरी चंबा की। 920 के करीब चंबा की जो है स्थापना होती है, और इसकी जो स्थापना करते हैं वो करते हैं कौन? साहिल बर्मन। चलिए आगे देख लेते हैं चंपावती। एक और स्टोरी आती है युगांकर के बारे में। चंबा के राजा हैं, बहुत धार्मिक रहे हैं। जैसे संसार चंद कांगड़ा के बहुत धार्मिक थे, वैसे ही ये चंबा के राजा काफ़ी धार्मिक हैं। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मंदिर बनाए हैं, और बहुत बड़ी देन है चंबा की। साहिल बर्मन बोलते हैं कि मेरे को बनाना है लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसको उस पर लगाना है मार्बल। और मार्बल लगाने के लिए ये अपने पुत्रों को मार्बल लगाने मतलब लाने के लिए भेजते हैं। और कहा जाता है कि 10 में से 9 पुत्र जब मार्बल लाने गए थे तो उनको रास्ते में ही मार दिया जाता है। अब किसने मारा, डाकुओं ने मारा या शत्रुओं ने मारा, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। सो फाइनली युगांकर जो एक बड़ा पुत्र था वो मार्बल लाने में सफल हो जाते हैं, और जो लक्ष्मी नारायण मंदिर पे जो मार्बल लगा हुआ है उसको लाया था युगांकर। 2 क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया? वो बनाया साहिल बर्मन ने। मार्बल जो है वो किसने लाया वहाँ पे? तो वो है युगांकर, जो उसका बड़ा बेटा था। ठीक है। इसकी तो हमने बात कर ही ली थी कि पानी की समस्या थी, वो तो हमने आपको बता दिया थी, रानी ने प्राणों की सहाय। उसके बाद चंपावती की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चंपावती धार्मिक लेडी है। एक बार क्या हुआ कि बोलते हैं कि राजा को किसी ने डाउट डाल दिया कि चंपावती है, इसका जो कुछ अफेयर है साधुओं के साथ चल है, क्योंकि ये साधुओं की बड़ी सेवा करती थी। राजा के मन में भी कुछ ऐसा आ गया कि शायद, तो और वो चंपावती का करते हैं पीछा। और चंपावती का पीछा करते करते देखते हैं कि चंपावती एक कुटिया में चली जाती है। और जब वो कुटिया में जाते हैं पीछा करते हुए, रंगे हाथों पकड़ने के चक्कर में ऐसा बोल सकते हो, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ चंपावती है। चंपावती को जब इस बात का ज्ञान होता है तो वहीं पे वो अंतर ध्यान हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, उसको बहुत ठेस लगती है। और तब से जो है वो जो चंपावती है वो चंबा घराने की कुलदेवी है। ठीक है। युगांकर बर्मन आते हैं। युगांकर बर्मन तो वही बड़े बेटे हैं जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का मार्बल लेके आए थे, और इनकी पत्नी का नाम है त्रिभुवन रेखा। युगांकर बर्मन की जो पत्नी है वो भरमौर में एक मंदिर का निर्माण करती हैं जिसका नाम है नरसिंह मंदिर। और जो युगांकर हैं वो चंबा में एक मंदिर का निर्माण करते हैं जिसका नाम है गौरी शंकर मंदिर। नरसिंह, त्रिभुवन रेखा और गौरी शंकर बनाते हैं हमारे युगांकर। इसके ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं युगांकर बर्मन में। सलवाहन बर्मन आते हैं। अभी थोड़ा वो होना स्टार्ट हो जाता है। सलवाहन बर्मन क्या है ना कि जो राज तरंगिणी है कल्हण की, उसमें क्या बोलते हैं कि सलवाहन हैं वो लगभग 1040 में राजा बनते हैं। और इनके टाइम में जो अनंत देव कश्मीर के राजा हैं वो करते हैं अटैक चंबा पे, और उसमें जो सलवाहन बर्मन है उनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है। और सलवाहन जो बर्मन के टाइम के कुछ शिलालेख मिलते हैं जिससे ये पता लगता है कि जो तिस्सा का इलाका है या फिर जो सई कोठी का इलाका है वो बसौली, यानी कि तब तो बसौली को बलार बोलते थे, उस में मतलब उसका पार्ट हुआ करता था। मतलब ऐसा जो जो वहाँ पे जो लेख मिले हुए हैं सलवाहन वर्मन के, राइट। तो जो सलवाहन वर्मन के टाइम में जो परगना और सई कोठी का एरिया था वो किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था? तो बेलौर या बसौली रियासत का हिस्सा हुआ करता था। ये एक वो है। तो अनंत देव से लड़ते लड़ते सलवाहन की हो जाती है मृत्यु, और फिर उनका जो 2 पुत्र हैं, एक का नाम है सोमवर्मन, दूसरे का नाम है अस्तुवर्मन। सोमवर्मन 1060 में राजा बनते हैं, और जो अस्तुवर्मन है वो बनते हैं 1080 में।
पिता को मारा है अनंत देव ने, और जो अस्तु बर्मन बर्मन है वो अपनी बहन जिसका नाम वापिका है उसकी जो शादी कर देते हैं अनंत देव, जिसने उसके बाप पिता को मारा है, उनके पुत्र के साथ। ठीक है। और बाद में उनके पुत्र का नाम है कलश, कलश करके उनके पुत्र का नाम है। और बाद में जो राजा हर्ष हुआ है जो कश्मीर का, वो कलश का पुत्र था। ठीक है। सो आप देख रहे हो ना कि अनंत देव ने सलमान को मारा और सलमान की ही जो पुत्री है उसके पुत्र को शादी हुई, जो ऐसा बोल सकते हो आप। राइट। सलमान 1040 में बना, अनंत देव ने हमला किया, उसको मार दिया। खैर, जसाटा बर्मन, इनको जय कहीं कहीं पे जयस्ट बर्मन भी लिखा है, लगभग ये 1105 में बनते हैं। एक बार फिर से क्या है ना दोस्तों कि बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बट आप लोगों को वही पढ़ना है जो जो HPSC के एग्ज़ाम्स कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं। राइट। जिनको हिस्ट्री एज अ वही है कि एज अ सब्जेक्ट नहीं है बट एज अ पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम है, जैसे कितने नंबर का है। राइट। वो डिपेंड्स। तो उस हिसाब से ये एपिसोड्स हम लोग जो है डिज़ाइन करते हैं। चलिए देखते हैं जसाटा बर्मन। जसाटा बर्मन जो है वो जो कश्मीर का राजा हर्ष की बात कर रहे थे हम, जो कलश का पुत्र है, उसका युद्ध होता है सुशाला, लहारा वंश का एक राजा था सुशाला करके, उसके साथ। तो ये जसाटा बर्मन जो राजा हैं, ये जो 1105 में बने हैं, ये हेल्प करते हैं हर्ष की। हालांकि हर्ष जो है उस युद्ध में मारे जाते हैं। कुछ शिलालेख मिले हैं लाहौर टिकरी में लगभग 1114 के समय के, उसमें लिखा है कि 1105 में जो ये जसाटा वर्मन है ये राजा हुआ करते थे, और जो पांगी और चुरा का जो एरिया है ये चंबा का हिस्सा है। तो मतलब ऐसा जैसा वहाँ पे वो लिखा है। जसाटा बर्मन का जो उल्लेख है वो राज तरंगणी में भी है, अगर आप कल्हण की राज तरंगणी में देखोगे तो। और जो पांगी के जो शिलालेख हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो ये जसाटा बर्मन है 1105 में बने थे जसाटा बर्मन। ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ना कि केवल दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें। राइट। जसाटा बर्मन 1105 में बने थे। तो इन्होंने जो लाहौल घाटी है उस पर भी कब्जा बनाए रखा था, मतलब कब्जा कर लिया था। देखेंगे तो ये लाहौल एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जसाटा बर्मन जो है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, चंबा में क्या है ना कि साहिल बर्मन के बाद अगर राजधानी पे क्वेश्चन आता है किसी का भी, राइट, तो साहिल बर्मन के बाद जो राजधानी है वो चंबा ही है। जैसे अब जसाटा बर्मन है, ये जितने भी आएंगे चंबा ही है। राइट। भरमौर है साहिल बर्मन तक, क्योंकि उसके बाद उसने शिफ्ट कर दिया। तो ये देखिए ये जसाटा बर्मन है, राइट, 1105 में बने हैं और ये चंबा में है। तो इन्होंने ये लाहौल स्पीति एरिया पे कब्जा कर लिया है। राइट। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद बनते हैं उदय बर्मन। राइट। उदय देखा है क्या, वो जुगनू भाई वाला? उदय बर्मन। उदय बर्मन क्या है कि जो सुशाला है जिसने हर्ष को मारा था, हर्ष, ठीक है, तो ये अपनी दो पुत्रियां हैं जिसका नाम देवलेखा है और तारा लेखा है, इसकी जो शादी है वो सुशाला के साथ कर देते हैं। ठीक है। उदय बर्मन 1120 में बने, और 1128 में क्या होता है कि सुशाला जो है वो मर जाता है, और जो ये दो पुत्रियां हैं देवलेखा और तारा लेखा, ये उनके साथ ही सती हो जाती हैं। तो देखो ना यार, कितनी क्या ज़िंदगी भाई। राइट। हार्डली 4-5 साल की शादी है। 1120 में ये राजा बना होगा, तो शादी करी होगी तो 1121 मतलब कभी भी शादी करी होनी, और 28 में बेचारी सती हो जाती हैं, है ना। अच्छी नहीं है यार, सती प्रथा अच्छी प्रथा नहीं थी। ललित बर्मन। ललित बर्मन आते हैं भाई। ललित बर्मन के बारे में ना कुछ लेख मिले हैं, देवीरी कोठी और सैचुनाड़ा पांगी से कुछ लेख प्राप्त हुए हैं, कि उससे पता लगता है कि जो ये तिस्सा और जो ये पांगी का इलाका है ये तभी मतलब चंबा रियासत के हिस्से थे। जो देवरी कोठी का वो है लेख है, ठीक है,
वो लगभग 1160 में है, 60 का है। वो लिखा है एक वहाँ के राणा थे जो है नागपाल उनका नाम। ठीक है। और जो पंगी सेंचु नाला का लेक है, ठीक है, वो लेक जो है वो लिखा है राणा रुद्रपाल ने। लगभग जो वो लेक है वो किसका है, राणा रुद्रपाल का, लगभग 1170 के करीब। ठीक है। तो उसमें जो ये लेक हैं, आ, वो उनमें जो ललित वर्मन को लिखा गया है महाराजा धीराज, कि मतलब महाराजा धीराज ललित वर्मन ऐसा लिखा होगा। ठीक है। विजय वर्मन, विजय वर्मन, ये बंदा मस्त था यार। इसके टाइम में ना मोहम्मद गौरी ने हमले करे भारत पे, और इसने फ़ायदा उठाया पूरा पूरा, क्योंकि लोग तो सहमे हुए थे। तो इसने पूरा जो लद्दाख लद्दूख कश्मीर कश्मीर का जो क्षेत्र था वो सारा कब्जा कर लिया। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे है ये, इस साइड में भारत का मैप ये है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आ रहा है मोहम्मद गौरी, और यहाँ पे है चंबा। मोहम्मद गौरी क्या था कि ये तो पूरे भारत पूरत में हमला करेगा, त्रिगर्त शिगर्त यहाँ पे आके ये जितना भी जाएगा, राइट। ये बंदे ने देखा कि नीचे तो भाई सारे तंग ही हैं, मैं क्या करता हूँ कि अब क्या करता हूँ मैं, अपना राज्य बढ़ाओ। तो ये पूरा लद्दाख लद्दूख का जितना भी एरिया है यहाँ पे कब्जा कर लेता है। अगर इस साइड को अगर देखोगे ना, इस साइड को, ये सारा एरिया जो है कश्मीर, ये सारा एरिया जो है इस पे कर लेता है ये कब्जा। ये है विजय बर्मन, 1175 के करीब बने ये। आनंद बर्मन 1495 में। आनंद बर्मन के बारे में पहले क्विकली देख लेते हैं कि क्या है। जो ये आनंद बर्मन है ना, इसने एक तो जो शादी करी थी, ये मतलब इसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी त्रिगर्त में, त्रिगर्त कांगड़ा राजघराने में इनकी शादी हुई थी। एक तो कांगड़ा राजघराने में इनकी शादी हुई है, और जो दूसरा है आनंद बर्मन जो 1495 में बनते हैं, इनके बारे में एक बात बड़ी फेमस है। बोलते हैं कि इस राजा के पास वो दमदमा माई, मतलब समझते हो क्या, जादू की बड़ी शक्तियाँ थी। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस राजा के पास माना जाता है कि चमत्कारी शक्तियाँ थी, चंबा के किस राजा के पास। तो उनका नाम है आनंद बर्मन। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चमत्कारी है तो याद रखो यार, क्या पता, आजकल तो वैसे भी बाबाओं का टाइम चला हुआ है। ठीक है। हिमाचल का मैप, उसके बाद आते हैं गणेश वर्मन। गणेश वर्मन 1512 में आते हैं। ठीक है। इनके बारे में एक बात है कि चंबा रियासत का कौन सा राजा था जिसने अपने नाम के साथ सिंह करके उपनाम लगाना स्टार्ट किया, तो ये था गणेश वर्मन। गणेश वर्मन ने बहुत लंबा राज किया है एक्चुअली इस पे, चंबा पे। 47 ईयर्स के करीब इसने राज किया है। सबसे लंबा जो राज्य किया है इसने करा है गणेश वर्मन ने। और उसके बाद बनते हैं प्रताप वर्मन, 1500 उसमें बनते हैं। तो गणेश वर्मन की जो मृत्यु के बाद प्रताप वर्मन है वो बन जाता है चंबा का राजा। और उसके बाद क्या होता है प्रताप वर्मन ना कि ये 1500, देखो अभी दिल्ली का भी दिमाग में रखा करो ना, 1556 में आ गए मुग़ल दोबारा से, 1555 में आ गए बेसिकली। तो बैठ गया है 56 में अकबर, 56 के बाद अकबर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कौन बैठ गया है, यहाँ पे प्रताप वर्मन। तो प्रताप वर्मन जो है अकबर का समकालीन राजा है। अच्छा, एक और बात है चंबा के बारे में, बोला यार है ही बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं भी क्या करूँ। चंबा का क्या है ना कि इसकी एक तो जो पोजीशन है, लोकेशन है, ऐसी है कि चारों तरफ पहाड़ है, तो इसमें जाने की पहले तो कोई हिम्मत नहीं करता है। और यही कारण है कि चंबा में कभी भी कोई मुस्लिम आक्रांता नहीं पहुंच सका। हालांकि चंबा में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है अभी। ठीक है। तो इतना दुर्गम क्षेत्र थे वहाँ पे, इवन मुग़लों ने भी चंबा को ज़्यादा टच नहीं किया। हालांकि वो नजराना वगैरह ले लेते थे, पर चंबा को उतनी तरह दुखी नहीं किया। मतलब ये चंबा ईजी शांत रहा, एक ही शासन है, कोई उसमें वो नहीं रहा। ठीक है। तो अभी इस काल में जब ये आते हैं हमारे प्रताप वर्मन, तो ये क्या करते हैं कि जो गुलेर का एरिया है, गुलेर का पर हमला करते हैं। तब उसका जो राजा था वो था चंद्रपाल। तो चंद्रपाल पे हमला करके ये गुलेर को मिला लेते हैं अपने
चंबा में, ठीक है। और जो गणेश बर्मन और जो प्रताप बर्मन है, इनका एक गुरु था जिसका नाम था रामपति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कभी गणेश बर्मन के साथ पूछ लेते हैं और कभी इसके पास। गणेश बर्मन कौन है? इनके पिताजी, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? राजगुरु कौन थे? रामपति। प्रताप बर्मन के राजगुरु कौन है? रामपति, ठीक है। और जो ये प्रताप बर्मन है, इन्होंने ही जो मृकुला देवी की प्रतिमा उदय मृकुल है उसकी स्थापना करी थी। उदय मतलब उदय मृकुल में स्थापित की थी, सॉरी, ठीक है। ये समझ आ गया। तो चंबा को ये गुलेर पर आक्रमण करते हैं, चंद्रपाल राजा है, गुलेर को चंबा में मिला लेते हैं। अच्छा, अभी याद आ रही है बात तुम्हें, जब टोडरमल को भेजा था अकबर ने कि भाई जाके माप करो और मेरे को बताओ कि कौन सा एरिया हमारा है। चंद्रपाल, फिर ये टोडरमल आता है, रेलू क्षेत्र को मिलाता है साथ में, और राइट। तो इसी के शासनकाल में टोडरमल ने जो रेलू क्षेत्र था वो जो है वो कांगड़ा से इससे ले लिया था, चंबा से ले लिया था। और चंबा को बोला कि ये, क्योंकि ये फर्टाइल एरिया था, उपजाऊ क्षेत्र था, तो ये जो क्षेत्र था ये मुगलों ने इनसे ले लिया था, ठीक है। तो तब राजा थे प्रताप बर्मन, अदरवाइज कुछ वो नहीं था, ठीक है। बलभद्र और उसके बाद है जनार्दन और फिर से बलभद्र। नूरपुर पड़ा है ना ठीक से? 1599, 1599 है। तो एक तो अकबर का समकालीन है ये, ठीक है। और दूसरा एक स्टोरी है, याद है ना तुम्हें कि जब 1500, अच्छा, जब उसमें क्या हुआ था, बलभद्र जब सूरजमल, जब सूरजमल को जब को पक सूरजमल भाग कर आ जाता है 1518-19 में चंबा में। एक्चुअली चंबा और ये नूरपुर की आपस में लगभग मतलब 19 का आंकड़ा था। इनकी लड़ाइयाँ थी, 12-13 साल युद्ध चले जगत सिंह के साथ, राइट। सूरजमल के साथ भी लड़ाई चल रही थी। फिर सूरजमल एक बार भाग के जब वो जहांगीर के टाइम में आता है चंबा, साथ में माधव सिंह भाई है इसका, यहाँ पे शिपने आते हैं और ये बलभद्र जो ये सॉरी जनार्दन है वो मरवा देता है। वो स्टोरी याद है ना तुम्हें? ठीक है। तो उससे पहले ये देख लेते हैं, बलभद्र के बारे में देख लेते हैं। बलभद्र का बेटा जनार्दन था। बलभद्र है, बड़ा फेमस है, दानवीर करण के नाम से जाना जाता था इसको, राजा बलि के नाम से जाना जाता था, लोग बोलते थे। राजा इसको बालीकरण भी बोलते थे। मस्त बंदा था यार, बहुत दान देता था ये, ब्राह्मणों को दान दे देता था, इतना दान देता था ना कि मतलब भगवान भी करण आ गया ऊपर से यार। एक बार महाबली वो जो दानवीर करण बोले क्या कर रहा है यार तू बलभद्र, बहुत हो गया दोस्त, ऐसे मत कर यार। तो बेसिकली क्या हुआ कि इतना दान दे देता था, तो फिर जनता ने सोचा, या जो भी कार्यमंडल था उन्होंने बोला कि ये तो राजा दान में उड़ा देगा, तो फिर इसको हटा के इसका बेटा है बलभद्र उसको बना देते हैं और इसको रहने के लिए एक घर दे देते हैं, ठीक है, कि भैया आप वहाँ पे रहो और प्रॉपर्टी नहीं देनी, पैसा नहीं देने, तू तो बापू सब कुछ ही कर देना। मतलब ऐसा हुआ होगा ना कि बलभद्र कर रहा है सब कुछ ही, ये दोनों हाथों से है जो लुटाए जा रहा है, लुटाया जा रहा है। मतलब इसको महाराज की जया बोल रहे हैं, दानवीर बोल रहे हैं, ये और कर रहा है। मतलब जनार्दन बोलता है यार बापूजी के लग रहे तो ये करने, तो ये सब कुछ खाली कर तरह उरे परे पड़ोसी भी आ गए, मतलब उरे परे के पड़ोसी भी आगे होने लगे, क्या करने लगे रे गुरुजी। जनार्दन को बोला बापू पागल हो गया तेरा, वो इतनी प्रॉपर्टी ने ख़त्म कर देनी, तू राजा कह रहा ना तू। फिर जनार्दन बोला गलत तो सही है, मतलब जनार्दन ने भी सोचा होगा बात तो सही है, मतलब प्रॉपर्टी ऐसे ही ख़त्म कर दोगे दान वत में, तो राजपाट के क्या मायने रहे। अरे अच्छा। फिर बोले ऐसा करो कि तुम ना ये, बोले बापू जी बड़ा हुई है तो हेड़ा करो, तो हे करो आराम करो आप, राजा बनता हूँ मैं। तो इनको क्या है कि एक
एक जगह पे एक घर दे दिया जाता है और वो कर दिया जाता है। अब बालकरण तो महादान मतलब दानवीर करण है भाई, जिसको इनको रहने को जो जगह थी उसको भी बेच के बंदे ने दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। मतलब जब ये इस सिचुएशन में आ गया कि कुछ दान करने के लिए नहीं है, ठीक है। चलो, जनार्दन के भी कुछ उस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब क्या हुआ कि जनार्दन ने क्या करा कि सूरजमल आया भाग के, उसने भी देखा कि बंदा आ गया, साथ में माधव सिंह भाई है, उसको मार दिया जी जनार्दन ने। उसका भाई है जगत सिंह, जो जहांगीर का है बड़ा खास बंदा। गुस्सा आया उसको यार कि मेरा सूरजमल जो भाई है मेरा वो मार दिया। सूरजमल था क्या नाम? सूरजमल ही था ना नाम, है ना। भक्तमल को तो वो तो अलग बात है, सूरजमल। ठीक है। अब 1623 में उसको जगत सिंह को तो अब प्रॉब्लम है, उसने तो बदला लेना है यार, उसका भाई मारा है। बेशक बेशक उसको पकड़ने के लिए भेजा था, पर उसको गुस्सा है। फिर क्या होता है ना कि 1623 में इनका युद्ध होता है दलोग में, और दलोग में जो है इसका जनार्दन भी जाता है लड़ने, उसका भाई है बिशंबर वो भी जाता है। सूरजमल जो है वो बिशंबर को तो मार देता है, उसमें ही जनार्दन बच जाता है। जनार्दन को बुलाता है फिर ये किसमें संधि करने के लिए, और संधि करने के लिए बोलता है वो ऐसे ही, फिर बोलता है यार देख, वो खंजर निकालता है मार देता है उसको। बोले क्या कर रहे हो जनार्दन तुम तो, राइट, ये तो अन्याय है, मेरा भाई तो कोई बोले सौखा मारा है, तुम ही धोखे ही मारे ऐसे है ना, मतलब मेरे भाई को भी तो तुमने ऐसे ही मारा था ना। ठीक है, तो खैर ये तो स्टोरीज हैं छोटी छोटी, बेसिकली जनार्दन को भी मार देते हैं। अब बात आती है बलभद्र की। जगत सिंह बन गया राजा नूरपुर का, क्योंकि सूरजमल तो मार दिया है ना जनार्दन ने पहले ही। अब बलभद्र को फिर से वापस लेके आते हैं दानवीर करण को। बोले यार अभी रियासत में कोई बंदा तो चाहिए अभी। अभी फिर जगत सिंह ने मतलब नूरपुर जो चंबा रियासत है वो जगत सिंह के अंडर आ जाती है और लगभग 20 साल रहती है। बट वो बलभद्र को वापस बुलाते हैं कि ठीक है यार मैनेज तो करो, रियासत तो हमारे अंडर है। और इस टाइम में ना जगत सिंह ने खूब लूटा जी चंबा को, ठीक है। बलभद्र को बुला लिया वापस। अब जगत सिंह, अब क्या ना राजाओं में एक और बात होती थी कि ये उत्तराधिकारी पैदा नहीं होने देते थे, ठीक है। अगर उत्तराधिकारी पैदा हो जाएगा लीगली तो फिर तो इन्होंने बलभद्र को कड़ी रिस्पेक्ट पूरी, बोले जी जो भी है ऐश प्रस्ती मोरी अच्छा उनकी रानी भी होगी गर्भवती। जगत सिंह ने बोल के रखा था अपने उनको कि भाई जो अगर पुत्र हुआ तो मार देना है, पुत्री होगी तो उसकी शादी कर लेंगे हम अपनी उसमें। अच्छा, रानी रह रही है राजप्रसाद पैलेस में, और वहाँ पे प्रसव पीड़ा होती है, एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा पुत्र था। हाल जब तक ये खबर पहुँचती है बलभद्र उसको जगत सिंह को, तो एक दाई है जिसका नाम बाटलू है, वो उसको भगा के ले जाती है, मतलब बच्चे को छुपा के ले जाती है, और वो चली जाती है कहाँ पे, मंडी में, मंडी राजघराने में ले जाती है। और उस लड़के का जो नाम रखा जाता है वो नाम रखा जाता है पृथ्वी सिंह, ठीक है जी। अच्छा, पृथ्वी सिंह जो है ये तो हमने पढ़ लिया कि सारा था ये जितना मैं बोला आपको वो पढ़ लिया। लोग में युद्ध चेना से बिशंबर और जनार्दन को भाई युद्ध में मारा गया, ये तो पढ़ लिया हमने ना। अच्छा, अभी बात करते हैं किसकी, अच्छा ये तो बलभद्र की बात कर रहे थे ना। चलो एक बार क्विकली बलभद्र को देख लेते हैं। 1599 के करीब ये राजा बना। जनार्दन ने इनको दोनों को इकट्ठा लिखा है। दानवीर करण था, ब्राह्मणों को दान देता था, लगभग सब कुछ दान दे दिया। पुत्र जनार्दन ने उसको हटा देते हैं और रहने के लिए अलग से घर दिया, घर के बेच के दान कर दिया उसने। और उसके बाद क्या होता है कि सूरजमल और माधव सिंह को जो है 1819 में जो है ये जनार्दन मार देता है, और जनार्दन उसका बदला लेता है जगत सिंह उसके भाई बिशंबर को, और जनार्दन को मार देता है। बलभद्र को बुलाते हैं दोबारा और अधीनता हो जाती है नूरपुर की। और उसके बाद आदेश देता है जगत सिंह की भाई पुत्र नहीं होने देना, मुंडू नहीं होना, नहीं तो राजा बनी आना, मार दो जो मिला तो मार दो, कुड़ी होंगी ताई बह लेनी। होता है जी, होता है लड़का। फिर वो नर्स है उसकी बाटलू, और बाटलू लेके भाग जाती है कहाँ पे, मंडी राजघराने में। ये थी बात उसकी। तो ये तो जिसको भाग के लेके गई थी, जिस बच्चे को बाटलू ने बनाया था मतलब बचाया था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। और वही पृथ्वी सिंह 1641 में बनता है राजा।
राजा बनने की भी एक स्टोरी है, कैसे, सुनो। बोलता है ना, समय सभी को मौका देता है। जगत सिंह हीरो बन रहा था शाहजहाँ के टाइम में, सॉरी जहांगीर के टाइम में। शाहजहाँ के टाइम में विनाश काले विपरीत बुद्धि इसने भी कर दिया क्या, विद्रोह। जहांगीर मतलब विद्रोह कर दिया इसने शाहजहाँ के खिलाफ। और शाहजहाँ ने वो मुराद बख्श की बात पढ़ी थी ना हमने, तो अभी जगत सिंह हो गया कमज़ोर, और इसका फ़ायदा उठाया किसने, पृथ्वी सिंह जो मंडी में है। ठीक है। अब पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि उसने, उसको भी तो चंबा वापस लेना है ना, तो वो पृथ्वी सिंह क्या करता है कि, अगर ये पृथ्वी सिंह की बात करो कि जगत सिंह 1641 में विद्रोह कर देता है, और पृथ्वी सिंह क्या करता है कि जो मंडी रियासत है और सुकेत रियासत है इनकी लेता है मदद। और फिर ये क्या करता है ना कि पांगी एरिया, चुरा एरिया, ठीक है, वहाँ से जाता है, चंबा पहुँचता है। ठीक है। और फिर चंबा पे कर देता है हमला। अब कुलेर जो रियासत है उसका राजा है मान सिंह, वो भी करता है इसकी हेल्प। ठीक है, क्योंकि जगत सिंह हीरो बन रहा था ना, उसकी मतलब उसने भी तंग करके रखा था, जैसे संचार से तंग कर रहा था ना, मतलब वैसे ही। फिर उसने क्या करा, फिर जब ये चंबा इसको मिल जाता है तो फिर ये आ, राज अधिकारी जो हैं उनके लिए एक पांगी में एक कोठी बनाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बसौली का एक, अभी सभी की मदद लेता है। एक बसौली का राजा था संग्राम सिंह, उसको बोलता है कि मैं एक भलई तहसील है वो तेरे को दे दूंगा। ठीक है, और उसको दे भी देता है। बट ये चंबा का जब राजा बन जाता है तो उनके बीच भलई के चक्कर में थोड़ा वो हो जाता है। मतलब क्या है ना कि जब नहीं था तब दे दिया, जब आ गया तो नहीं दिया, मतलब ऐसा था। फिर वो उनका झगड़ा होता है, तो फिर मुग़ल जो हैं वो झगड़ा सुलझाते हैं उसका। ठीक है। और 1648 में जो बलई बलई है वो चंबा को वापस दे दिया जाता है। ये जो पृथ्वी सिंह था ये 9 बार दिल्ली गया, और शाहजहाँ ने इसको एक रघुवीर की मूर्ति भी दी थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। बात कर लेते हैं बाटलू की। याद है क्या बाटलू, जिसने इसको बचाया है, तो उसको तो ये माँ से भी ज़्यादा मानता है। तो वो बाटलू की भी एक इज्जत थी उस टाइम में, थी तो बेचारी दाई माँ, बट बहुत बड़ा काम किया था। तो बाटलू ने भी बहुत सारे मंदिर बनाए। खजियार में जब जाते हो तो एक खज्जी नाग का एक मंदिर आता है, वो बाटलू ने बनाया है। चंबा महल में जाते हो तो एक हडिम्बा देवी का मंदिर है, वो भी इसने बाटलू ने ही बनाया है। और चंबा में एक सीताराम का मंदिर है, वो भी बाटलू ने बनाया है। बाटलू को इतनी अहमियत क्यों दी गई, क्योंकि उसने उसके प्राणों की रक्षा करी हुई थी। ठीक है। तो ये तो बातें सारी देख ली हमने। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो ये मंडी सुकेत का एरिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो तो ये पृथ्वी सिंह है यहाँ पे। अगर मैं अगली स्लाइड में चलूँगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये मंडी है, मंडी सुकेत। तो यहाँ पे पृथ्वी सिंह है, जगत सिंह ने कर दिया है कब्जा। तो ये पृथ्वी सिंह क्या करता है कि ये यहाँ से रोहतांग पास क्लियर पास करके यहाँ पे पांगी में एंटर करता है, लाहौल से होके पांगी से ये वो चुरा जाता है। चुरा यहाँ से होके ये क्या करता है कि चंबा में वो कर देता है हमला। और ये जो भलई तहसील की बात कर रहे थे ना कि इसके साथ यहाँ पे बसौली है, तो उसने बसौली को बोला कि मैं तेरे को दे दूंगा ये भलई तहसील जो है। ठीक है। और यहाँ से अगर देखोगे तो गुलेर है, गुलेर का राजा जो है वो यहाँ से इसकी हेल्प करता है। तो मतलब ऐसे जैसे करके जो है ये वापस ले लेता है अपना राज्य। ठीक है। चतर सिंह, मस्त बंदा यार चतर सिंह। 1660 से 1690 के तक का रहा ये बंदा। गटसी, किस्मत वाला, खतरनाक। ये उस मुग़ल शासक के टाइम में रहा जो मुग़लों में से सबसे क्रूअल, निर्दयी शासक माना जाता है, और जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब को मस्ती कीड़ा था यार कि मंदिर तोड़ दो, मस्जिदों को ये वो फलाना ढुंगाना जो भी था, राइट। वही फरमान इसने भेजा चंबा। राजा है तब चतर सिंह। अच्छा, बोला मेरे पुरखों ने 1,000 से मतलब मंदिर बनाए, और तू बोला है कि मैं मंदिर तोड़ दूँ तो मंदिर तोड़ दूँ। चतर सिंह ने नहीं तोड़े मंदिर, उसने मंदिर और ऊंचे कर दिए और उन पे कलशों की कर दी स्थापना।
और बोलते हैं कि कई मंदिरों पे तो उसने सोने के गुंबद भी चढ़ा दिए थे। शरेआम अवहेलना करी उसने औरंगजेब की, जिगरा चाहिए। औरंगजेब एक बड़ा वो था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब ने बुलाया इसको, चतुर सिंह को। अब पता है यार, बादशाह हिंद से कौन पंगा लेगा, राइट। पर चाकोरा के सैया मार सके ना कोई आल्सो। चतुर सिंह ने अपना भाई है, उसका नाम है शक्ति सिंह, उसको बोला यार तू जाके, यार मैं नहीं जाता, भेजा होगा। शक्ति सिंह भी गया और उसके भी मन में क्या आया, वो भी आधे रास्ते से बजवाड़ा करके एक जगह है, वहाँ से वो वापस आ गया, वो भी नहीं मिलने गया। अभी अगर औरंगजेब दिल्ली में फ्री होता तब तो बाट लग गई थी, ठीक है। पर औरंगजेब, मतलब चतर सिंह की किस्मत देखो कि औरंगजेब हो गया दक्षिण के अभियान में बिजी, राइट। और वहीं पे हो जाती है उसकी मृत्यु। तो इस यहाँ पे ये चतर सिंह और ये जो है ये मतलब ना तो मंदिर तोड़ते हैं, और जो ये चाहते थे वो इन्होंने कर दिया, ठीक है। एक उस टाइम में जब पूरा जो सल्तनत है औरंगजेब से कांप रही है, तब ये निर्णय करना एक 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 राजा की, एक एक शक्तिशाली या एक करेज वाले या एक साहसी राजा की निशानी है जो चतर सिंह ने किया, ठीक है। कुछ राजा और होते उस टाइम, या इतनी किस्मत वाले और राजा भी होते, तो हो सकता था कि जितने मंदिर औरंगजेब ने तोड़े हैं वो नहीं टूटते, ठीक है। उसके बाद चतर सिंह ने और भी कुछ किया। तो इसने एक पंजाब का सूबेदार था मिर्ज़ा रियाज बेग, उसको भी हराया था। बट इसकी जो हेल्प करी थी वो करी थी एक गुलेर का जो राजा है राज सिंह, या बसौली का एक राजा है धीरज पाल, और जम्मू के राजा हैं कृपाल देवी। उन सारों ने मिल के ना रियाज बेग की तो बाट लगा दी, राइट। क्योंकि ये टाइम जो है वो मुग़ल भी तो कमज़ोर हो रहे थे ना। चतर सिंह बसौली पे आक्रमण करते हैं, और जो भलई परगना एरिया है उसको जीत लेते हैं, ठीक है। 1778 में औरंगजेब मंदिर तोड़ने को बोलता है, भाई ने गुबंद, बड़े गुबंद चढ़ा दिए, कल चढ़ा दिए, ठीक है। औरंगजेब ने दिल्ली को बुलाया, पे दिल्ली आ तो मैं तेरे से बात करता हूँ। इसने भाई को बोला, भाई का भी मूड चेंज हो गया, वो भी बजवाड़ा से चला गया वापस, ठीक है। और औरंगजेब हो जाता है दक्षिण के अभियान में बिजी। और ये फिर गुलेर के राजा, जम्मू के राजा और बसौली के राजा, जिनका नाम राजपाल, कृपाल सिंह और धीरज पाल है, उनके साथ मिलके जो पंजाब का गवर्नर है रियाज बेग, उसकी बात लगा देते हैं, उसको हरा देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं उदय सिंह। 1690 से 1720 के बीच में रहे ये उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह के बाद आते हैं उगर सिंह और दलेल सिंह, ये बनते हैं। उदय सिंह का जो चाचा था उसने उसको बनाया वजीर, उसका नाम था विजय, सॉरी जय सिंह। चाचा की हो जाती है मृत्यु, और चाचा की लड़की जो है इसका अफेयर हो जाता है एक नाई के साथ। डेडली अफेयर यार। उदय सिंह क्या करे अब, इसने फिर उस राय जो नाई था ना उसी को क्या करा, वजीर बना दिया। तो ये क्वेश्चन उदय सिंह के बारे में आता है कि कौन सा राजा है जिसने नाई को वजीर बना दिया था, तो वो था उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह के बारे में और कुछ खास नहीं है। उदय सिंह के साथ उगर सिंह बनता है। उगर सिंह के बाद जो दलेल सिंह है उसका, वो राजा बनता है। और उसके बाद एक राजा आते हैं उमेग सिंह। दलेल सिंह और उगर सिंह कुछ खास इन्होंने किया नहीं है, नाम याद रख सकते हो। जय के बाद उदय के बाद उगर, और उसके बाद दलेल सिंह आते हैं, ठीक है। उदय सिंह चतर सिंह का पुत्र था, और चाचा को वजीर बनाया, जय सिंह उसका नाम था। उसकी जो पुत्री थी उसका नाई के साथ अफेयर है, और नाई को वजीर बना देता है। और 1720 में क्या करता है, 1720 में द्रुपदेव ने जो मदद करी, और जो नेक्स्ट राजा बना था वो बना था उगर सिंह। एक्चुअली उदय सिंह ने, ये गलत है।
और उगर सिंह के बाद 1735 में राजा बनता है दलेल सिंह। तो ये तो हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। उसके बाद बनते हैं उमेग सिंह। उमेग सिंह जो है, इन्होंने जो अपनी इनके राज्य में इन्होंने बहुत एक्सपेंड किया, और जो चंबा की सीमा थी वो मंडी को टच करने लगी। ठीक है। उमेग सिंह का एक पुत्र था राज सिंह, जो पैदा हुआ था राजनगर में, और इसने फिर राजनगर में एक पैलेस बनाया जिसका नाम रखा नाडा पैलेस। ठीक है। और इसने अपनी पत्नी को बोल दिया था, अभी क्या होता था ना कि एक रिवाज बन गया था कि राजा मरेगा तो पत्नी सती हो जाएगी, ये वो करके। तो इसने अपनी पत्नी को बोला था, एंड दैट वाज अ वेरी नाइस डिसीजन कि प्रिय, हम मर भी गए तो सती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मैं मर गया तो सती होने की ज़रूरत नहीं है, ये आदेश दे के रखा था उन्होंने। और फिर यही जो उमेग सिंह है, इनकी मृत्यु हो जाती है ज्वालाजी में एक युद्ध लड़ते हुए लगभग 1764 में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब होती है? 1964 में। तो ये 1764 में उमेग सिंह मर गए। लगभग 200 साल पहले उमेग सिंह जवाहरलाल नेहरू से पहले मर गए वो, राइट। उमेग सिंह ये तो है ही। ये आप देख सकते हो, चंबा की सीमा मंडी तक हो गई। पुत्र राज सिंह है, राजनगर में पैदा हुआ। बंदे ने नाडा पैलेस बना दिया। एक जो रंग महल है चंबा में, उसकी भी जो स्थापना करी थी या नींव रखी थी, वो भी उमेग सिंह ने रखी थी। और इसने रानी को बोला था कि ना 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 सती मत होना, राइट। याद आ गया? ओके, चलिए, और कुछ खास इसमें है नहीं। 1764 में क्या होता है कि इनकी हो जाती है मृत्यु। कहाँ पे होती है मृत्यु इनकी? ज्वालाजी में। उसके बाद राजा आते हैं राजा राज सिंह। नेरटी का युद्ध सुना है क्या? संसार सिंह के टाइम में। संसार सिंह 1785 में बना है, और ये देखो इस टाइम में है, लगभग वही टाइम है इनका। राज सिंह 9 साल की उम्र थी इनकी जब ये राजा बन जाते हैं। और जो पथियार का क्षेत्र है, इनसे जो चंबा के राजा, सॉरी, घमंड चंद है, वो पथियार का जो क्षेत्र है वो, मतलब अभी क्या है ना, इतना वो नहीं है। और घमंड सिंह तो पंजाब का गवर्नर बन गया था, दुरानी आ गया था वहाँ पर, और ये वो करके सब कुछ चल रहा था। तो फिर क्या होता ना कि घमंड सिंह ने पथियार का क्षेत्र जीत लिया। और जो इसकी माता जी थी, उन्होंने जम्मू के जो रणजीत सिंह थे उनको बोला, उन्होंने इनकी मदद करी, और उन्होंने ये जो क्षेत्र है पथियार का वो वापस प्राप्त कर लिया उनसे, राइट। चंबा का एक क्षेत्र है रेहलू, जो मुगलों के पास भी गया, राइट। बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। इसके लिए को लेके जो एक युद्ध होता है संसार सिंह और इसके बीच में, और जो संसार चंद की जो वो करता है, को लीड करता है, उनका सेनापति है जिसका नाम है अजीत सिंह पूर्वैया, जो पूर्विया, जो भी बोल सकते हो। 1794 में इनकी एक लड़ाई होती है शाहपुर के पास, जगह है नेटी। नेटी का युद्ध बड़ा फेमस युद्ध है ये। राज सिंह लड़ते लड़ते बोलते हैं कि जो अजीत सिंह पूर्वैया है या पूर्विया है, इनका जो गला है वो अलग कर दिया था, गला काट दिया था, मतलब धड़ से अलग हो गया था राज सिंह का। फिर भी ये लगभग कुछ समय तक बिना गले के ही लड़ते रहे। और उसी के सम्मान में देरा कर एक जगह है, देरा कांगड़ा में, वहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है राजा सिंह की, राज सिंह की, नेरटी युद्ध की याद में। राजा राज सिंह जो हैं, इनके टाइम में कुछ कुछ निपुण कलाकार थे इनके जो महल में या इनके दरबार में। निक्का हो गया, रांझा, सज्जू और हरकू, ये राज दरबार में इनके कुछ वो थे, आर्टिस्ट बोल सकते हो, कलाकार थे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और चंबा के राजा राज सिंह और संसार चंद, इन दोनों के बीच में एक्चुअली 1788 में संधि हुई थी, बट 1794 में युद्ध हो गया। तो ये जो संधि हुई थी वो हुई थी शाहपुर में,
ठीक है, गुड। चलिए, राज सिंह 9 साल में राजा बना। गमन चंद ने पथियार को हराया तो माता ने रणजीत सिंह से मांगा हेल्प, उसने हेल्प करी, पथियार लिया वापस। रेलू के लिए नेटी में युद्ध हुआ, यहाँ पे इनका सिर काट दिया गया और बिना सिर के ये लड़ते रहे। देरा में इनकी समाधि बनी और जो इनका सिर काटा था वो काटा था अजीत सिंह पूर्विया, जो सेनापति था संसार चंद का। और संसार चंद और इनके बीच में एक संधि हुई थी। वो संधि कब हुई थी? 1788 में शाहपुर में। और रांझा निक्का सज्जू ये थे कलाकार इनके दरबार में। चलिए आगे देखते हैं जीत सिंह। जीत सिंह 1754 में बनते हैं जीत सिंह। और इनके बारे में को कुछ खास नहीं है। अब जब राज सिंह मर जाते हैं तो उसके बाद ये जीत सिंह है। अब ये तो हो गए संसार चंद के अगेंस्ट में हो गए, राइट। तो फिर इन्होंने क्या करा था कि संसार चंद के खिलाफ जो एक सेना भेजी थी नाथू वजीर की अगुवाई में, अमर सिंह थापा की हेल्प करने के लिए। अगर आपको याद है ना वो महल मौर्य का युद्ध और ऑल, तो बेसिकली बिलासपुर के महान चंद और अमर सिंह थापा को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए इन्होंने अपनी जो सेना भेजी थी उसमें नाथू सिंह वजीर को उनकी अगुवाई में भेजी थी। चड़त सिंह बनते हैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं यार, उसके बाद कैरी ऑन करते हैं। चलिए आई एम बैक। आप भी अगर बीच में थक जाते हो तो वीडियो पॉज करो, पानी शानी पियो, फिर से रीस्टार्ट करो, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखना कि नोट्स ज़रूर लो, राइट। 90% जो है, ये जो लिखा है वही है, बट कई बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें हो सकता है नहीं हो, बट तो आप नोट करते रहें, ठीक है। चलिए आगे चले। ओके गुड। चड़त सिंह की बात करें तो एक जो रानी शारदा थी, याद है, जिन्होंने वो सीढ़ियाँ बनाई थी। अच्छा, तो ये तो उनकी माँ थी, ठीक है। अब ये 6 साल की उम्र में बनते हैं, 6 साल की उम्र में ये बन जाते हैं राजा, बिकॉज ठीक है। अब 6 साल में कौन राजपाट करेगा यार, मतलब, राइट। तो फिर जो इनकी माता हैं और एक इनके वकील है नथु वजीर, वो राजपाट की करते हैं देखभाली, ठीक है। और 1825 में जो इनकी माता है शारदा, वो एक राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना करती हैं, ठीक है। और जो पद्दर इलाका था, ठीक है, पद्दर इलाके में एक राज अधिकारी है जिसका नाम है रत्नू। वो क्या करता है ना, 1820 और 25 के बीच में जास्कर एरिया में हमला करता है और जास्कर को क्या करता है, चंबा में मिला लेता है, ठीक है। और उसके बाद 1838 में जो वजीर भागा है ना, इस एक्चुअली चंबा में ना, ये चंबा बड़े मामलों में भाग्यशाली रहा है। इसको बहुत लॉयल वजीर मिले, वजीर भागा मिला, वजीर ये मिला, नत्थू मिला। किस्मत अच्छी मिली, लोकेशन अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, ठीक है। तो ऐसा ही है। एंड चलिए आगे देखते हैं फ़िलहाल। तो ये वजीर नत्थू के बाद वजीर भागा बनते हैं। और 1839 में क्या होता है ना कि जो बिगने हैं और जनरल कनिंगम है, कनिंगम याद है क्या, त्रिगर्त में भी पढ़ा था हमने कनिंगम। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, चंबा में आते हैं। और 1800 इसमें 1800
चवालीस में इनकी हो जाती है मृत्यु। लगभग ये 42 वर्ष के थे। ठीक है। तो ये सॉरी, तो ये तब ये तब जो थे ये 42 ईयर्स के थे। ठीक है। और इनके टाइम में जो चंबा में ये बिगने आते हैं, बिगने वॉज द फर्स्ट यूरोपियन जो चंबा में आए थे। और चड़त सिंह के टाइम में ही जो है अंतिम बार जो सती प्रथा है इसका पालन हुआ था। उसके बाद चंबा में कभी भी सती प्रथा नहीं हुई। तो 1844 की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। चड़त सिंह या चरट सिंह, जब हम नूरपुर पढ़ रहे थे तो याद है क्या इसके बारे में? वहाँ से राजा आता है यहाँ पे छुपने के लिए और बहन के साथ शादी कर लेता है। ठीक है। फिर चड़त सिंह महाराजा रंजीत सिंह को उसको दे देता है और फिर 85,000 जो है पैसे दे के छुड़ाता था। तो ये वो वाला चड़त सिंह है, राइट। खैर उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई दबे। ऑल राइट। और क्या है आगे? चड़त सिंह क्विकली देख लेते हैं। 6 साल में ये राजा बना था और इनकी जो माँ शारदा थी और वजीर जो नत्थु था उन्होंने संभाला क्या? राज्य। फिर जो ये माता हैं इन्होंने बनाया राधा कृष्ण मंदिर लगभग 1825 में। 38 में मर जाते हैं। 1838 में नाथू वजीर हो जाते हैं स्वर्गवासी और उनका जो कार्यभार संभालते हैं कौन? वजीर भागा। और चड़त सिंह भी लगभग 42 ईयर्स 42 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, राइट। और इनके टाइम में जो फर्स्ट यूरोपियन है जिसका नाम विग्ने है वो आया था चंबा में। और क्या है, सती प्रथा जो है अंतिम बार इनके टाइम में हुई 1844 में। और जनरल कनिंगम और विग्ने जो है 1839 में जो है वो चंबा में इन्हीं के शासनकाल में आए थे। ये थे हमारे चड़त सिंह। उसके अलावा कुछ नहीं है। अब है श्री सिंह 1844 में। अभी क्या है ना, अभी देखो श्री सिंह के साथ ही अंग्रेज़ों का श्री गणेश जो है वो चंबा में हो जाता है स्टार्ट। चंबा रियासत की ओवरऑल बात करें ना तो जैसा मर्जी कुछ भी रहा हो, लेकिन अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला है वो मिला है चंबा को। बड़ी इजी गोइंग जो ये वो थी रियासत थी। कभी इन्होंने विद्रोह नहीं किए, आराम से शांति से सब कुछ ठीक रहा। अगर आप चंबा में अभी जाते हो ना डलहौजी या चंबा, आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है अंग्रेज़ों ने बनाया है यहाँ पे। ठीक है। तो खैर चंबा ने बहुत फ़ायदा लिया है अंग्रेज़ों का और बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। हालांकि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था चंबा ने। और जब सिख आए थे तो सिखों का भी चंबा ने साथ दिया रंजीत सिंह को। जैसा हम बोल रहा था ना, बहुत अच्छे अच्छे वजीर थे। तो इन्होंने वजीर जो अभी बागा था, अभी जो आए हैं, उसने रंजीत सिंह की एक बार तो जान बचाई थी जम्मू में अपना घोड़ा देकर। ठीक है। और उसी वजीर ने फिर 1808 में जो संधि थी वो ज्वालामुखी संधि थी जो उसमें भी संसार चंद के साथ जो उसमें हेल्प करी थी। तो चंबा गॉट अ वेरी गुड रिसोर्सेज एंड ऑल, राइट। श्री सिंह की बात करते हैं। श्री सिंह 1844 में बनते हैं। 5 साल की उम्र में ये बन जाते हैं राजा। इनकी शादी होती है सुकेत की रानी से और इसी के 1844 मतलब इसी टाइम में जो है इनका जो है क्या होता है, अंग्रेज़ों का भी हलचल जो है इसमें हो जाती है स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पॉलिटिकली जो चंबा है इसको पहले अटैच करते हैं ये जलंधर के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद इसको अटैच करते हैं अमृतसर के साथ और उसके बाद अटैच कर देते हैं लाहौर के साथ। सर लाहौर तो पाकिस्तान में, लाहौर के साथ क्यों अटैच कर दिया? हम तो हिंदुस्तान में। तो भाई मेरे ध्यान से सुनो, ये सारा पहले हिंदुस्तानी था। ठीक है। हम 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद क्या होता है ना कि सुकेत की राजकुमारी से करते हैं ये शादी श्री सिंह। अब राज्य की हालत है बहुत ख़राब, पैसे पूसे है नहीं, खर्चे हो रहे हैं ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है नहीं। फिर क्या करते हैं ये कि देखा है यार अंग्रेज़ हैं बहुत सूट बूट डाल के एन रहते हैं, इनसे पूछ के देखते हैं करते हैं कि नहीं। बोलते हैं अंग्रेज़ों को यार भाई यार थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प करो। श्री सिंह बोलते हैं
फिर अंग्रेज उनको ना एक ऑफिसर देते हैं जिसका नाम है मेजर ब्लेयर रीड, और जो ये मिस्टर रीड हैं इसको बनाते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, और फिर उन्होंने तो अंग्रेज़ों की तरह काम करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने पोस्ट ऑफिस बनाए, राइट, उन्होंने स्कूल बनाए, और उसके बाद जो रेजिडेंसी है उसको इंस्टीट्यूटेड किया। ठीक है, जो जंगलात है उसको रिफॉर्म्स वगैरह किए। और श्री सिंह की जो मृत्यु है वो 1870 में हो जाती है। तो जो एक मेजर ब्लेयर रीड है ये सुपरिटेंडेंट हैं और ये कंटिन्यूसली डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हैं। श्री सिंह का फिर से देख लेते हैं कुछ अगर उसमें रहा हो तो। श्री सिंह हार्डली हमने लगभग कवर कर लिया, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ना कि जो ये अभी श्री सिंह है एडमिनिस्ट्रेशन इतना वो नहीं है। इसके टाइम में चंबा में एक ब्राह्मण लक्कड़ शाह है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी काफ़ी पकड़ बना ली है, और वो अपनी एक मुद्रा भी चलाता है और जिसका नाम है लक्कड़ शाही मुद्रा। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन आता है कि किस राजा के शासन काल में जो है लक्कड़ शाह मुद्रा जो है वो चलाई गई, तो वो तो श्री सिंह थे। ठीक है, ये तो हमने कर लिया था। देन उसके बाद आता है हमारा अच्छा, अब ये फिर जो लक्कड़ शाह है इसकी बाद में हत्या हो जाती है। एक जगह है बेलेज करके, कैसे हुई मेरे को नहीं है पता यार, बट इसकी हत्या हो जाती है, पता नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ना कि पैरेलली अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, एंग्लो सिख वार चल रहा है, राइट। सिख हार गए हैं, फिर सिखों के साथ मतलब एक संधि हो जाती है कि जो एक सिंधु ब्यास और इसके सतलुज के बीच का क्षेत्र है वो मिलेगा, किसको मिलेगा? जो ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र है वो मिलेगा इसको, अंग्रेज़ों को मिलेगा। एंड जो 2 मिनट रुकना यार, मेरा कुछ इसमें इश्यूज आ रहा है। ओके जी, तो इसकी बात कर रहे थे हम श्री सिंह की, लक्कड़ शाह तक बात कर ली थी। फिर लक्कड़ शाह की कर देते हैं हत्या, मतलब मैंने नहीं की, हत्या हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है ना कि सिखों के साथ एंग्लो सिख वार होता है, फिर सिख हार जाते हैं, फिर अंग्रेज़ों के साथ होती है डील एक। ठीक है, अब डील थोड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान से देखो क्या होती है। अंग्रेज़ों के साथ जो है सिखों की डील होती है कि जो ये एरिया है, अगर आप मेरा पेन देखोगे, ये देखो ये नदियाँ चली हुई हैं, है ना। ये है हमारी ब्यास की नदी। 2 मिनट रुकना यार, ये ना गड़बड़ है कई बार। तो ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये है ब्यास नदी। ठीक है, कलर सेम ही है यार। ये ब्यास नदी है और ये सतलुज नदी, है ना। तो अंग्रेज़ों के साथ सिखों की जो संधि हुई थी उसमें संधि हुआ था कि जो ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र जितना भी है वो चला जाएगा अंग्रेज़ों को। एंग्लो सिख वार के बाद जो सिखों को ये क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात होती है कि अंग्रेज़ बोलते हैं कि अब जम्मू में एक राजा है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह बड़ा जो है वो अंग्रेज़ों के क्या है कि अंग्रेज़ों का फेवरेट बंदा है, ऐसा बोल सकते हो। अब ये बोलते हैं कि जो इंडस नदी और जो रावी नदी है, रावी नदी कहाँ पे है? चंबा में। ये रावी नदी है हमारी, हम चंबा देख रहे थे ना तभी। तो जो ये रावी नदी है और जो इंडस नदी, सिंधु नदियां हैं, इनके बीच का जो भी क्षेत्र है वो मिलेगा गुलाब सिंह को। बेसिकली जो चंबा है वो भी चला जाएगा उसको, गुलाब सिंह को, जम्मू वाले में बेसिकली।
अब इसमें क्या होता है कि जो ये है इनका वजीर है, ठीक है, जो इनके वजीर कौन थे तभी, सिंधु सदी के जो वजीर थे वो थे वजीर भागा, राइट। अब जो ये वजीर भागा है वो चले जाते हैं सर हेनरी के पास। अब चंबा भी तो क्या है ना कि अंग्रेज़ों के साथ तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, राइट। तो फिर जो ये वजीर हैं ये भी चले जाते हैं उसके पास, और सर हेनरी को बोलते हैं भागा साहब कि जनाब मतलब खारी की तो ये साढ़े नाल क्या होया, बोलो 60 लाख का तो ये जम्मू लग रहे देने, ऐसा बोला होगा चंबा की, ऐसा ही है ना एक्सेंट। तो बेसिकली क्या है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं सर हेनरी को, और फिर जो है वो इलाका जो है चंबा को बचा लेते हैं। उसके थोड़े से एवज में वो क्या करते हैं कि जो ये भद्रवाह का एरिया है वो गुलाब सिंह को देते हैं, और जो चंबा को है वो वजीर जो भागा है वो बचा लेते हैं। बात हुई कि 1200, बोले ठीक है, हेनरी बोलता है कि ठीक है गुलाब सिंह को नहीं देंगे, पर तुम जो हो मेरे को 12,000 रुपया कर दोगे, मेरे को मतलब अंग्रेज़ों को, साल का। वो कोई चक्कर नहीं है, हो जाएगा। तो ऐसा करके उन्होंने क्या करा कि वो कर लिया जी, इसको बचा लिया। और फिर 6 अप्रैल 1848 को जो है इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, ठीक है। और पहले क्या था कि अंग्रेज़ों का ना बड़ा वो थी, एक नीति थी कि जिसका जो संतानहीन राजा हो जाएगा उसकी रियासत अंग्रेज़ मिला लेते थे, ऐसा जैसा वो था। बट चंबा के साथ ये लोग काफ़ी उससे रहे, तो अगर इन्होंने एक ये भी कुछ एग्रीमेंट करे कि अगर कोई संतानहीन राजा है तो उसको भाई को राजा बना सकते हैं। फिर 1862 में अंग्रेज़ों ने चंबा के लिए एक और अमेंडमेंट करी, या एक और वो दिया, एग्रीमेंट किया कि राजा चाहे तो किसी को गोद भी ले सकता है। सो काइंड ऑफ अंग्रेज़ भी जो है चंबा के प्रति काफ़ी वो रहे हैं। इतना कुछ मतलब इन्होंने वो दिखाया नहीं है। श्री सिंह, अब अंग्रेज़ फ्री में थोड़ी करेंगे यार, राइट। तो अंग्रेज़ों ने फिर श्री सिंह ने क्या करा कि 1857 की होती है क्रांति, फिर ये मदद करते हैं, वही करनी थी, ठीक है। और अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए ये करते हैं उसको। और फिर 1884 मतलब 54 में जो भागा था वो बेचारा वजीर हो गया रिटायर। उसके बाद बिल्लू बना भाई वजीर, बिल्लू देखा है ना, बिल्लू बिल्लू वजीर बनता है जी, ठीक है। और वो तो उसके बाद तो हमने मेजर ब्लेयर रीड का तो सुना ही था कि इनको वो बनाया था, सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेट बनाया था। और उसमें फिर क्या हुआ कि मेजर जो ब्लेयर रीड थे इन्होंने इतने सुधार किए कि जो राज्य की इनकम थी 1870 में वो लगभग 1,73,000 के करीब हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने देखो कितने काम करे कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट सेट किया, और जो 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 दूर दूर के एरिया से इनको जोड़ा। जो मतलब अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं ना, वो तो अपने लेवल से एक स्ट्रक्चरल काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने जंग मतलब एक डाक बंगला बनाते हैं ये जो ये रीड है, ठीक है। और फिर जंदरी घाट में एक महल बनाया इन्होंने। 1863 में इन्होंने पहला जो है वो डाकर खोला, ठीक है। चंबा में इन्होंने स्कूल खोले, ठीक है। और जो चंबा की फॉरेस्ट प्रॉपर्टी थी उसको 99 साल के लिए इसको लीज पे दे दिया, और उससे जो है 12-22 हज़ार की लगभग इनकम होती थी चंबा स्टेट को, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने हॉस्पिटल खोला चंबा में 1800। अब जो श्री सिंह था ना बेचारा, ये 32 साल की उम्र में हो जाती है इसकी मृत्यु, ठीक है। और इसका कोई पुत्र था नहीं। फिर इसका जो एक भाई है गोपाल सिंह, उसको नया राजा बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी बात किसकी, श्री सिंह की। एक बार क्विकली देख लेते हैं, कुछ हमने मिस नहीं करना होना चाहिए श्री सिंह के बारे में। तो लगभग हाँ यही है। उसके बाद बनते हैं गोपाल सिंह। गोपाल सिंह की अगर बात करें तो ये बनते हैं 1870 में, जब श्री सिंह मर जाते हैं तो उनके जो ये हैं भाई हैं गोपाल सिंह बनते हैं।
गोपाल सिंह। तो इनके लिए भी फिर अंग्रेज़ों ने पॉलिटिकली, अभी क्या है ना, अंग्रेज़ों के साथ तो अच्छा ही चल रहा है, और फिर इनको एक पॉलिटिकल ऑफिसर इनके साथ नियुक्त करते हैं जो इनकी मदद करते हैं पॉलिटिक्स में। इन्होंने भी क्या करा कि जितने भी कार्य श्री सिंह ने स्टार्ट करे थे वो सारे कार्य आगे बढ़ाए, और चंबा की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने की इन्होंने काफ़ी काम करते हैं। ये चंबा का जो प्राइमरी स्कूल था जो श्री सिंह के टाइम में खुला था उसको मिडिल स्कूल कर देते हैं, 8वीं तक पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर ये जो अस्पताल बनाया था 1800 वो उसमें उसमें फिर लोगों को ये बोलते हैं कि यार ये मतलब जो ऑर्थोडॉक्स आप ये लोकली इलाज करते हो उसको छोड़ो, अस्पतालों में आने के लिए ये क्या है, ये प्रेरित करता है गोपाल सिंह। तो मतलब बेसिकली इन पे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गया किसका, अंग्रेज़ों का। फिर मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे ये। फिर उसके बाद 3 साल के बाद इन्होंने अपने पुत्र के लिए जो है वो पद छोड़ देते हैं ये, और फिर अपने लिए ये एक मंजीर करके जगह है, मंजीर करके वहाँ पे ये रहना स्टार्ट कर देते हैं, और जीवन के अंत तक ये वहीं उसी स्थान पे रहते हैं। ठीक है, और लगभग 1895 में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है वहीं पे। ठीक है, तो ये तो हमने गोपाल सिंह की बात करी। श्याम सिंह आते हैं उसके बाद 1873 में। तो श्याम सिंह तो इनके बेटे ही हैं। ठीक है, श्याम सिंह क्विकली देख लेते हैं श्याम सिंह के बारे में क्या क्या है। गोपाल सिंह के बेटे हैं श्याम सिंह। ये पैदा हुआ था लगभग 1866 में, जुलाई 1866 में। और उस टाइम में जो अमृतसर का, अभी क्या है ना कि अगर कोई राजा बैठेगा चंबा का तो उसको अंग्रेज़ों की क्या है वो सहायता, अंग्रेज़ों से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, राइट। तो इसके टाइम में अमृतसर का जो एक कमिश्नर था जनरल रेनल टायलर, ये थे। इन्होंने इनको 17 अक्टूबर 1873 में इनको क्या करना था, इनको बनाते हैं ये गद्दी पे बिठा देते हैं। और जो कर्नल ब्लेयर रीड था जो श्री सिंह के साथ जिन्होंने शुरुआत करी थी, फिर वो लगभग रिटायर हो जाता है, बोलता है यार मैं भी अब घर को चलता हूँ, बड़ा हो गया। ठीक है, मेरे होते होते 2 राजा बदल गए, मैं भी रिटायर हो जाता हूँ। तो मतलब 1800 लगभग 77 में रिटायर हो जाते हैं। और उसके बाद जो बंदा बनता है वो बनता है आर.टी. बर्नी, नया जो है स्टेट का गवर्नर ऑफ स्टेट आता है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट बोल सकते हो, हाँ। बर्नी फिर इससे भी चालू, उसने भी ठीक ठाक काम करे भाई। फिर बर्नी अब नया नया बंदा आया है तो मतलब जोश पूरा है उसमें। तो उसने फिर चंबा बरमोर की जो सड़क है, जो चंबा से खजियार को जो सड़क जाती है, या चंबा की जितने भी सड़कें हैं उनको, जो चौड़ी खास चंबा चौड़ी खास सड़कें, इनको सड़कें बनाई इसने, राइट। बर्नी भी बेचारा 1 साल के बाद बोलता है यार मित्ते नहीं होंदा रहा भाई, नवा बंदा टोड़ो। खैर कुछ कारण रहे होंगे, तो बर्नी 1 साल तक ही रहे। फिर उसके बाद बनते हैं C.H.T. मार्शल। ठीक है, और ये बंदा और ख़तरनाक, मतलब और बढ़िया। बेसिकली क्या है ना, एक रीड की प्रॉब्लम ये थी, वो नया नया बना था। बर्नी को अभी थोड़ा आइडिया हो गया कि कैसे काम करना है। अब जब C.H.T. मार्शल आ रहा है तो ये बंदा मतलब इसका एक्सपीरियंस हो गया ना, इसको पता लग गया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज़ों को भी तो एक्सपीरियंस आ रहा है ना भारत का, राइट। तो फिर इसने क्या करा ना कि जो एक कर्नल रीड ने जो अस्पताल बनाया था चंबा में 1891 में, उसको तोड़ा और इसको बड़ा करके मतलब 40 उसका बिस्तरों का एक अस्पताल बना दिया, और उसमें मेडिकल अप्लाइंसेस जो है सारे जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। इसके टाइम में क्या हुआ कि 1894 में शीतला जो पुल है वो बाढ़ से हो गया बड़ा क्षतिग्रस्त। तो फिर इस बंदे ने एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया उसी पे, उसको रिप्लेस करके लगभग 1 लाख के करीब उसका खर्च आया है, ऐसा बोलते हैं। और 1895 में श्याम सिंह के ही टाइम में एक विद्रोह हुआ था बटिहात में, ठीक है, पर उसको दबा दिया गया। फिर इसने क्या करा कि पुलिस फोर्स जो है उसको बढ़ाया। फिर अंग्रेज़ों की तर्ज पे इसने जो न्याय व्यवस्था है उसका वो किया, ठीक है। और रोड्स और बिल्डिंग्स के लिए इसने PW डिपार्टमेंट है उसको सेटअप किया, ठीक है। और 1901 में और क्या होता है कि जो सर मैकवर्थ यंग लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पंजाब का था वो आता है। 1900 में क्या होता है कि वाइसराय और उसकी पत्नी लेडी कर्जन वो भी चंबा आते हैं 1900 में।
और फिर श्याम सिंह को कुछ बीमारी थी और इससे किया नहीं जा रहा था, हो नहीं पा रहा था। देन व्हाट ही सेज कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करते हैं कि इसका जो भाई है भूरी सिंह, उसको बना देते हैं राजा। और कुछ काम किए हैं इन्होंने, पोस्ट ऑफिस बनाए। श्याम सिंह ने बहुत काम किए एक्चुअली। इन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनको स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा पढ़ने में, स्टेट में कोई फैसिलिटी नहीं है तो उनको स्टेट से बाहर पढ़ने का भी अरेंजमेंट ये करते थे, राइट। शिक्षा मतलब इनकी इन्होंने काफ़ी फोकस किया। छोटी सी एक मिलिट्री फोर्स, जिसमें लगभग 300 के करीब सिपाही हैं, 4 तोहफे हैं, तोप हैं मतलब, और 30 के करीब घुड़सवार हैं, और उनके लिए एक बैरक बनाई है चंबा में। तो ये काम जो है वो श्याम सिंह ने किए। फिर आते हैं अच्छा, फिर ये 1876 में ये श्याम सिंह जो इम्पीरियल दरबार में गए, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि चंबा का कौन सा राजा इम्पीरियल दरबार में गया, तो ये श्याम सिंह है। 1877 में ये जाते हैं दिल्ली दरबार में। 1876 में जो रीड है वो पहली बार जो है वो बंदोबस्त करता है ज़मीन का, ठीक है। और 1894 को एक इम्पोर्टेंट फैसला करते हैं अंग्रेज कि जो फॉरेस्ट लैंड से जितनी भी इनकम आती है, बिकॉज चंबा में तो फॉरेस्ट ही थी मोस्टली, उसका 2/3 जो है वो चंबा को दिया जाएगा। सो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ वेरी मोटिवेशन फॉर चंबा कि इनकी इनकम जो है बढ़ेगी, ठीक है। और श्याम सिंह जब बने थे तो इनके लिए एक टीचर रखा गया था, और जिसका नाम था जॉन हैरी, ठीक है। श्याम सिंह के टाइम में ही चंबा में हॉप्स की जो है खेती वो स्टार्ट हुई। और श्याम सिंह के टाइम में 1873 में सर चार्ल्स एटिक्सन ये चंबा में आया था। और 1887 में क्या हुआ कि चंबा जो है डाक विभाग चंबा का था जो, उसको भारतीय डाक से जोड़ा गया, ठीक है। और 1881 में श्याम सिंह के टाइम में ही जो तिसा है उस वहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनाई गई, ठीक है। तो श्याम सिंह देखो कितने काम किए हैं, महलों की मरम्मत भी इन्होंने करवाई। इनके टाइम में देख लेते हैं अभी सुपरडेंट ऑफ स्टेट कौन था और दीवान कौन थे। तो दीवानों की अगर, अच्छा चंबा रियासत में ना एक और बात है, अगर किसी के नाम के आगे मियाँ है तो वो राजा का भाई है, एंड अगर किसी के आगे टिका लगा है तो वो उसका बेटा है, ठीक है। तो इनके टाइम में मियाँ अवतार सिंह, गोविंद चंद और मियाँ भूरी सिंह ये इनके वजीर रहे हैं, ठीक है। और सुपरिटेंडेंट तो वही है कि कर्नल रीड है, उसके बाद बर्नी आया, बर्नी के बाद जो है वो मार्शल आया, CST मार्शल, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं। ये भी पढ़ लिया है कि राबी का जो पुल था जिसका नाम शीतला था वो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उसको फिर 1895 में सस्पेंशन पुल बनाते हैं उस पर। ये तो सारा हमने देख लिया है। उसके बाद आते हैं राजा भूरी सिंह, ठीक है। भूरी सिंह भी काफ़ी एक प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ राजा था, ऐसा बोल सकते हो। 1904 में है बनते हैं राजा भूरी सिंह। भूरी सिंह के नाम पे एक म्यूज़ियम है चंबा में, भूरी सिंह म्यूज़ियम, राइट। ओके, चलिए भूरी सिंह की बात करें। 1904 में बनते हैं। इनको 1906 में क्या है कि अंग्रेज जो हैं वो नाइटहुड दे देते हैं भूरी सिंह को। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था ये, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि श्याम सिंह के साथ ये लगभग 7 साल तो बच ही रहा था, प्राइम मिनिस्टर रहा था ना, तो उसको एक्सपीरियंस था। तो मतलब चीज़ें को करने में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हुई नहीं भूरी सिंह को। ओके, फिर इन्होंने तो ऑन फायर, चंबा में आते ही जो सड़कें हैं वो चौड़ी कर दी। चंबा में इन्होंने डाक बंगला बनाया, दरोग में गेस्ट हाउस बनाते हैं ये, जनता के लिए, पब्लिक के लिए इन्होंने लाइब्रेरी बनाई। अच्छा, अब जो चंबा का मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल कर दिया। 1908 में JP भोगल के नेतृत्व में या उनसे इंस्पायर होके इसने जो है भूरी सिंह जो है संग्रहालय की स्थापना करी। और 1910 में इसने जो साल रिवर है उस पर एक पावर हाउस बनाया, और जिससे एक तो मतलब सिटी को बिजली आती है, और उसके बाद जो वाटर सप्लाई की समस्या है उसको भी थोड़ा निजात पाने में हेल्प हुई।
वर्ल्ड वॉर वन में ये भूरी सिंह ने हेल्प करी अंग्रेज़ों की, और 19 में भाई की हो जाती है मृत्यु भूरी सिंह की। तो ओवरऑल श्याम सिंह से तो कम ही काम करे, बट अच्छे मतलब काफ़ी फास्ट और विजनरी एक लीडर था ये जो भूरी सिंह है। ठीक है, और बस ख़त्म होने की कगार पे आ गए हम लोग। एक बार देख लेते हैं इसमें कि कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने। तो ये तो है कि भूरी सिंह को किसने राजा की गद्दी पे बिठाया, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवर्स करके थे, सर चार्ल्स ने इसको गद्दी पे बिठाया था। और उसके बाद तो ये हमने पढ़ ही लिया है। फिर 1905 में क्या है ना कि एक ये है 1908 में जब भूरी सिंह था तो इन्होंने बोला यार थोड़ा वनों को हमें भी देखने को दे दे। तो 1908 में सरकार ने क्या करा, 1908 बोल रहा हूँ मैं, 1908 में सरकार ने 5 वर्षों के लिए जो वन थे वो चंबा को वापस दे दिए। और 1908 में तो फिर इन्होंने भूरी सिंह को वो बना दिया। बाकी तो हमने पढ़ लिया, मिडिल को हाई कर दिया था। उसके बाद बनते हैं राजा राम सिंह, उसके बाद बनते हैं राजा लक्ष्मण सिंह, उसके बाद चंबा की जय हिंद। राजा राम सिंह 1919। और इसके टाइम में जो गवर्नर हैं वो है एडवर्ड मैकलेगन, और उन्होंने 1920 में इसको बिठाया गद्दी पर। ठीक है, और इनको जो है राजकाज का परीक्षण देने के लिए एक बंदा नियुक्त करते हैं जिसका नाम रखते हैं वो एम एटकिंसन, राइट। इन्होंने भी काफ़ी काम किए। बिकॉज अभी क्या है ना, देखो अभी मॉडर्न, अब हम 1900 मतलब 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में आ गए हैं। तो अब जो अब की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पानी है, बिजली है, स्विंग सिस्टम है, ये सारा अब ये लोग जो हैं वो करेंगे। ठीक है, तो फिर वही किया उन्होंने। देखते हैं क्या क्या किया। फिर इन्होंने भाई एक अपना भाई है जिसका नाम है मियाँ केसरी सिंह, उसको बनाते हैं अपना वजीर। और फिर ये चंबा नूरपुर, चंबा भरमौर, मतलब 20 मील तक ये सड़क बनाते हैं। रावी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं ये, मतलब मल निकासी की व्यवस्था करते हैं, पानी के लिए टैंक बनाते हैं, राइट। और 1935 के करीब लाहौर में क्या हो जाता है, इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, और तब तक जो है स्टेट ऑफ चंबा की जो वार्षिक इनकम थी वो लगभग 9 लाख रुपए हो जाती है। तो इतना अंग्रेज़ों को देखो कितना फ़ायदा लिया एडमिनिस्ट्रेशन का। खैर दोनों तरफ से होता है, अंग्रेज़ों ने भी तो रिसोर्सेज को यूज़ किया, बट चंबा ने रियली बहुत फ़ायदा लिया। राम सिंह इनके टाइम में पंजाब के गवर्नर थे, कौन, मैकलेगन। 1920 पर इनको गद्दी पे बिठाया। राजकाज की जो ट्रेनिंग के लिए इनको एक बंदा नियुक्त किया जिसका नाम था एम एंड कीटन। और चंबा में इन्होंने 15 स्कूल खोले। अपना भाई है जो मियाँ केसरी सिंह, उसको बनाया वो वजीर। चंबा नूरपुर, चंबा भरमौर, जो 20 मील तक इन्होंने सड़क बनाई। फिर उन्होंने क्यानी के पास एक सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं रावी के ऊपर, मतलब सीवरेज की वो करते हैं, मल निकासी की व्यवस्था करते हैं, ये पानी का टैंक बनाते हैं। और 1935 में राम नाम सत्य हो जाता है भाई। किसका, राजा राम का। राजा राम के बाद कौन आएगा, राजा लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण सिंह 1935 अंतिम राजा। अंतिम राजा क्यों भाई, उसके बाद तो चंबा फिर राजा तक इसमें हिमाचल में आ जाता है ना, कुछ खास नहीं है यार लक्ष्मण में। 1935 में अंतिम राजा थे। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल में क्या होता है, शामिल हो जाता है चंबा। बट इतना ही नहीं है यार, थोड़ा सा देख लेते हैं, बंदे की इज्जत रखो, 2-4 चीज़ें तो करनी चाहिए ना इसकी। चंबा का अंतिम शासक था लक्ष्मण सिंह। जब ये बना तब ये नाबालिग था। तो फिर अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, एक कमेटी बनाते हैं जिसके 3 सदस्य होंगे और उसका एक प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ
एक काउंसिल बनाई बेसिकली। फिर 1945 में राजा बालिग हो गए। फिर इन्होंने काम क्या करने यार, वैसे ही है, सामान्य मोटे मोटे काम करे उन्हें इसने। फिर एक काम किया इन्होंने कि जितने मैदानी इलाके थे वहाँ तक घोड़ा गाड़ी या वो जाने के रास्ते रुस्ते बना दिए, बाकी कुछ नहीं है। फिर तो 15 अप्रैल को 1948 को चंबा जो है हिमाचल में शामिल हो जाता है। हिमाचल का क्या बन जाता है ये हिस्सा। तो ऐसे जैसे करके जो है आपकी चंबा की स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुई थी राजा मारू से, और ख़त्म आके हो जाती है, किस पे हो जाती है ख़त्म, राजा लक्ष्मण सिंह पे। तो ये है चंबा। जब हिमाचल बना था तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 4, अगर आप यहाँ पे देखोगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है चंबा, ये हमने आज पढ़ लिया है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट था मंडी, फिर महासू एक डिस्ट्रिक्ट था, और फिर एक था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। चंबा के बारे में अगर बात करनी हो तो खैर, थैंक्स फॉर योर टाइम, बट क्विकली, चंबा बड़ा भाग्यशाली वो रहा है। इसको देव मतलब शिव भूमि भी बोलते हैं चंबा को। लोकेशन इसकी अच्छी है, पहाड़ों से घिरा हुआ था, और इसी नेचर ने इसको बचा के रखा। कोई मुसलमान आक्रांता जो है इस पे हमला नहीं कर पाया। और चंबा में अगर बाहरी कोई वो नहीं रहा, हालांकि पड़ोसी ने हमले किए, पड़ोसी इसको लूट के भी लेकर गए। जगत सिंह ने लगभग 20 साल तक इसको अपने अंडर रखा, पर फिर भी इतना नुकसान नहीं किया जिससे चंबा की जो है एक कल्चर पे या कुछ उस पर कुछ प्रभाव पड़ता हो। चंबा बहुत कल्चर प्रिजर्व करके रखा चंबा ने, इनके राजाओं ने। एकमात्र ये स्टेट है जिसने अपनी हिस्ट्री है रिकॉर्डेड रखी है। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों के साथ बड़ी मतलब जब मुग़ल थे तो मुग़लों को के साथ भी, मतलब अगर चतुर सिंह की बात छोड़ दें, औरंगजेब के टाइम में लगभग ठीक ठीक रहा सब कुछ। कोई झगड़ा बैर द्वेष नहीं, ना कोहू से दोस्ती ना कोहू से बैर। सिख आते हैं तो सिखों के साथ भी बड़े आराम से रहा चंबा। रंजीत सिंह बहुत सपोर्टिव था चंबा के लिए, क्योंकि वजीर जो है उनका बागा या जो भी वजीर थे, तभी उन्होंने 2-3 बार उनकी हेल्प करी। ज्वालाजी संधि में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, ठीक चला। अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों का ठीक से साथ दिया। तो चंबा सिखाता है कि मिलजुल के रहो, एक साथ में मिलजुल के जो है, जो एक दूसरे का फ़ायदा होता है, राइट। बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है, पढ़िए। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स मतलब अगर कोई, बिकॉज एपिसोड में तो एक कंस्टेंट होता है ना कि उतना ही कवर करना है जितना आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट कभी इससे भी ज़्यादा कुछ चंबा के बारे में जानना हो तो जस्ट सेंड मी अ कमेंट, तो डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ अगले एपिसोड में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके।